अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सभी का दिल से खुश आमदीद। क्या हो जब बचपन की मासूमियत एक दहशतनाक इंतकाम में बदल जाए। दोस्तों, आज हम जिस नॉवेल की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा लड़का जिसे जंगल में जानवरों के साथ वशी बनाया गया, और एक ऐसा शौहर जो अपनी ही बीवी को तलाक के बदले एक खौफनाक शर्त दे रहा है। आलिहान की इनायत से नफरत, या फिर अबीर का अनाया के लिए पागल कर देने वाला जुनून। जुनूने इश्क सीज़न 3 की इस सनसनीखेज कहानी में मोहब्बत कम और इंतकाम की आग ज़्यादा है। क्या इनायत इस जहरीले जाल और मौत के साए से बच पाएगी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको डार्क और सस्पेंस नॉवेल्स पसंद हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। डैड, दिल में उठती ठेस दबाए उसने बेकनी से अपने बाप को देखा। ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप सब मेरा यकीन करें। माथे पर बिखरते अपने शहद रंग बालों को दोनों हाथों से पीछे करते वो बेबसी से चिल्लाया था। उसके लिए लोग नहीं, अपनी फैमिली मायने रखती थी। अगर वही लोग उस पर यकीन ना करते तो अबीर अलवी तो टूट जाता। कैसे यकीन करे? ये देखो, ये तुम ही हो। इन तस्वीरों में अमन ने वियाम के हाथ से छीनते लातादाद तस्वीरें उसके मुंह पर मारी थी, जिनमें वो जवेरिया के साथ नाजेबा हालत में था। अबीर ने बेयकीनी से इन तस्वीरों को देखकर सर नफी में हिलाया। ये सब झूठ है। अनाया नम निगाहों से उसे देखती नफरत से रुख मोड़ गई। ये सब झूठ है। तुम तो यही कहोगे अबीर, तुमने उसे मार दिया जान से। पूरी मीडिया पर तहलका मच गया है। तुम्हारे हॉस्पिटल में से जाली डॉक्टर्स की टीम पकड़ी गई है, जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे कहने पर काम करते थे। अब तुम कहोगे कि वह सब भी झूठ है। अमन का चेहरा गुस्सा से सुर्ख हो चुका था, जबकि अबीर तो ऐसे था जैसे सन्नाटों में चला गया हो। दहशतनाक निगाहों से इन तस्वीरों को देखते वो अगले ही लम्हे झुका पागलों की तरह इन तस्वीरों को नोच नोच कर फाड़ने लगा। नहीं किया, मैंने कुछ नहीं मारा, मैं उसे नहीं हूँ, मैं जानी। सुना आप सब ने? वो पागलों की चीख चिल्ला रहा था, मगर वहाँ मौजूद हर एक शख्स बेहिस हो चुका था, क्योंकि हर एक चीज चीख चीख कर ये साबित कर रही थी कि अबीर अलवी एक जानी, एक कातिल था। भाई, पुलिस किसी भी वक्त आपको अरेस्ट करने आती होगी। आप सरेंडर कर दे, मैं आपको बचा लूंगा। अनिल भाई के पास झुका, उसने शफकत भरे अंदाज में उसे समझाया, जिसने काटदार निगाहों से अनिल को देखा। तुझे भी लगता है कि मैंने ये सब कुछ किया है? उससे क्या पूछ रहे हो? अब बोल दो, ये रिपोर्ट्स भी झूठी हैं, जिनमें ये साफ साफ लिखा है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। ये खबर बाहर ना निकले, इसीलिए तुमने उस लड़की को जान से ही मार डाला। अमन ने तैश से मुट्ठियां भींचते एक लिफाफा उसकी तरफ उछाला था। अबीर सुन पड़ते दिमाग से ये सब सुनते इन रिपोर्ट्स को देखने लगा, जिस पर उसके हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था। उसने बेसाख्ता ही सर नफी में हिलाया और इन रिपोर्ट्स को खोला, जिनमें वाज़ेह लिखा हुआ था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। ये सब झूठ है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? वह इन रिपोर्ट्स को टुकड़ों में फाड़ता चिल्लाया। अनाया ने घबरा कर सीने पर हाथ रखा। ये सब कुछ इतना अचानक था कि वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर को किस बात पर यकीन किया जाए। उस लड़की ने खुद मुझे फ़ोन किया था अबीर, और इसी ने बताया कि तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात है, और तो और तुम्हारे बाप ना बनने की खबर वो जान चुकी है। इसीलिए तुम उसे जान से मारना चाहते हो। अमन ने भीगी निगाहों से उसे देखा। जिस बेटे पर उसे मान था, वो इतना टिया निकलेगा उसने सोचा तक नहीं था। अगर वो लड़की अपने मुंह से ये सब ना बताती तो मुझे कभी भी तुम्हारी उस काली सच्चाई पर यकीन नहीं होता। अबीर, निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद हमारा कोई ताल्लुक नहीं तुम जैसे दरिंदे से। अनिल आगे बढ़ा। बाप को पुरसुकून करने की कोशिश करते वो अबीर की तरफ बढ़ा, जो सर्द निगाहों से इन सबको देखता बाहर की तरफ लपका। हया बुरी तरह से रो रो कर हलकान हो रही थी, मगर आज अबीर अलवी माँ को चुप करवाने का हक भी खो चुका था। भाई, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप सरेंडर कर दे प्लीज। वो जो ही गेट से बाहर निकला, अनिल भागते हुए उसके पीछे आया। अबीर ने कदम रोके सपाट निगाहों से सामने से आती पुलिस वैन को देखा। अबीर अलवी कभी भी कायरो की तरह सरेंडर नहीं करेगा, जितने इल्जाम मुझ पर लगे हैं। जब तक ये सब इल्जाम मैं खुद से उतार ना दूं, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। हर तासुर से आ रही सपाट लहजे में कहते हुए तेजी से भागा। रुक जाओ, कोई शूट नहीं करेगा। पुलिस वैन से निकलते ऑफिसर्स को अपने भाई पर गन ताने देख वह चिल्लाया था, नो सर, हमें वर्डर्स मिले हैं। अगर डॉक्टर अबीर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन उन्हें शूट करना पड़ेगा। इनमें से एक ने ऊंची आवाज में अनिल को बताया। उसके साथ ही फिजा ठा की आवाजों से गूंज उठी। आहो, दाहिनी टांग पर गोली लगने के सब वो दर्द से चिल्लाया। खून आलूद निगाहों को नीचे उसने गहरी सांस भरी और फिर से भागा, जब एक दूसरी गोली उसके कंधे पर लगी थी। रुक जाओ, खुदा के लिए मत मारो मेरे बेटे को। अबीर हया गोलियों की आवाज सुनकर चीखती हुई पागलों की तरह बाहर को भागी। जब अचानक उनका सर बुरी तरह से चकराया, वो हवास खोते मुंह के बल जमीन पर गिरी। तब्रेज काफी देर खामोशी के बाद माह की लरजती हुई आवाज पर वो होश में लौटा। हम्मम हुंकारा भरते उसे बोलने की इजाजत दी। आपने मुझे माफ कर दिया। दिल में एक खौफ सा बैठ गया था। जब ही उसने घबराते हुए पूछा, अभी सोचना शुरू किया है, तफसील से सोचकर बताऊंगा। शरारत से लब दबाए वो पीछे हुआ तो माहा के चेहरे पर एक साया सा लहराया। डर क्यों रही है जानब? मेरा मतलब है कि अभी तो आपको देखूंगा, सराहूंगा।
फिर माफी के बारे में सोचेंगे। उसके कान में गंभीरत से सरगोशी नुमा आवाज में कहते उसने होंठ उसके कान की लो पर रखे। यू आर लुकिंग सो हॉट डार्लिंग, आई एम इम्प्रेस्ड। माहा के दोनों हाथ अपने कंधों पर रखते उसने नाक से नाक मस करते मोहब्बत भरी सरगोशी की, जिस पर उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उमड़ी। तबरेज उसे थामे एक तरफ लगी मेज पर पहुंचा और चेयर पीछे करते नरमी से चेयर बिठाया। पता है कितना डर गया था मैं तुम्हारा वो लेटर पढ़कर, ऐसा लगा जैसे सांस थम गई हो। ऊपर से बाकी कसर तुम्हारी सास कम्मा ज्यादा ने पूरी कर दी। जमकर क्लास लगाई आज मॉम ने। सर झटक पर वो उसे खाना सर्व करते जले दिल से बोला, जिस पर वो बेसाख्ता ही खिलखिलाई। ज्यादा दांत मत निकालो, अभी तुम्हारा हिसाब बाकी है। उसने घूर कर माहा को देखते उसे याद दिलाया, जिस पर वो फिर से रोनी शक्ल बनाए उसे देखने लगी। हाँ हाँ हाँ, शक्ल देखो अपनी, रोने की जरूरत नहीं, फिलहाल खाना खा लो, तबरेज ने मुस्कुराते हुए कहा और प्लेट उसके आगे रखी, जिस पर वो धीमी मुस्कान से देखते हुए खाना खाने लगी। थोड़ी ही देर में खाना खाने के बाद तबरेज उसे खुद से लगाए वो रूम की तरफ बढ़ा। यहाँ आओ। वो उसका हाथ थामे उसे अपने करीब बेड पर बिठाए देखने लगा, जिसका चेहरा झुका हुआ था। मुझे इतना गुस्सा, इतना खफा होने का कोई हक नहीं है। एम सॉरी जानम। कानों को हाथ लगाते वो माजरत ख्वाह लहजे में बोला, प्लीज तबरेज आप ये सब मत करे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो बेचैनी से बोली। फौरन से उसके हाथ थामे। फिर क्या अच्छा लगता है आपको? वो शरीर लहजे में बोलता उसकी गोद में सर रख गया। आज काफी अरसे के बाद माहा ये सुकून अपने रूम में महसूस कर रही थी। उसने नरमी से तबरेज के बालों में उंगलियां चलाई, जिस पर वो पुरसुकून हुआ। काफी देर वो बातों में लगे रहे। जब उसकी गोद में सर रखे ही तबरेज गहरी नींद में उतर गया। माहा उसे सोता महसूस करते नरमी से उसकी पेशानी से बाल समेटे, उसकी पेशानी पर अपना नरम लम्स छोड़ते बेड ग्राउंड से टेक लगाए सोने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर प्लीज जल्दी बताए, रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? मुझे इमरजेंसी में घर जाना है। इनायत ने अजलत भरे अंदाज में लेडी डॉक्टर को मुखातिब किया, जो काफी संजीदगी से उसे देखते गहरी सांस भरने लगी। मैम पेशेंस रखें, रिपोर्ट्स आने में वक्त तो लगता है। गिव मी 5 मिनट्स, डॉक्टर ने उसकी जर्द पड़ती रंगत को देखकर मुस्कुराकर पेशेवराने अंदाज में कहा। इनायत घबराहट भरे अंदाज में हाथ मसलने लगी। अनाया के जाने के बाद ही वो दोस्त से मिलने का कहकर हॉस्पिटल आई थी, क्योंकि जो एहसास वो महसूस कर रही थी वो कुछ अलग था। जो तब्दीली उसे अपने अंदर महसूस हो रही थी वो किसी ड्रिंक का असर हो ही नहीं सकता था। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। जब डॉक्टर ने उसे मुखातिब किया, क्या आप मैरिड हैं? एक नर्स रिपोर्ट्स डॉक्टर को थमाकर इनके रूम से निकल गई थी। जज जी, इनायत ने घबरा कर शुष्क पड़ते होंठों पर जबान फेरते कहा। डॉक्टर ने मशकूक निगाहों से उसे देखा। आपके हस्बैंड का नेम? शायद वो अपना शक दूर करने को पूछ रही थी। आलिहान शाह नाम है इनका। आप क्यों पूछ रही है? अब की बार वो घबराहट पर भरम कर पर्दा डाले सख्ती से बोली, जबकि माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे से कतरे नुमायां हो रहे थे। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे कांग्रेचुलेशंस मिसेस शाह, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराकर उसे मुबारकबाद देते इनायत के सर पर बम फोड़ा, जिसकी सियाह आंखें खौफ के जेर असर मजीद गहरी हुई। उसे अपना आप किसी गहरी खाई में गिरता महसूस हुआ था। हुसैन चेहरा एक ही लम्हे में तारीक पड़ गया। क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं? डॉक्टर ने ताज्जुब से उसकी बिगड़ती हालत देखकर पूछा। नन नहीं मम, मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज अब रिपोर्ट्स मम मुझे दे दे। वो दहशत ज़दा की कैफियत में लड़ते वजूद समेत बमुश्किल से बोली। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स उसके हवाले की। वो उसे कुछ हिदायत देने लगी, मगर वो बिना सुने अजलत भरे अंदाज में इनके रूम से निकल गई। हैरत है, लग ही नहीं रहा कि उसे खुशी थी अपनी माँ बनने की। शायद हस्बैंड से झगड़ा हुआ हो। खैर मुझे क्या? डॉक्टर इनायत के रवैये पर खुद से बड़बड़ाते सर झटक कर अपने काम में मसरूफ हो गई। जुनून इश्क एतसोद 61 बैठा। जैनब राजपूत माजियन बोझल तबीयत के सबब वो आंखों पर हाथ रखे लेटी थी। जब किसी नन्ही सी आवाज में पुकार पर वो एकदम से उठी मुड़ाया हुआ चेहरा खुशी से खिल उठा। अबीर, ऐना खुशी से चहकते उठकर बैठी और अपनी तरफ आते इस 3 साला शहद रंग आंखों वालों मासूम शहजादे को देख दोनों बाहें वाकीम, जिस पर वो खिलखिला कर ऐना की तरफ भागा, जिसने लपक कर उसे गोद में भरते लाड प्यार करना शुरू कर दिया। मामा ने बताया था कि एंती की तबीयत बहुत खराब है, टमी में दर्द हो रही थी। इसकी गोद में बैठते इसने हाथ में पकड़ी डोल अना की गोद में रखते अपनी जबान में उसे समझाना चाहा। वो काफी ज़हीन था। पूरी कोशिश के बावजूद भी वो चंद एक अल्फाज ठीक से बोल नहीं पाता था, मगर वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों की निस्बत बहुत तेजी से सीख रहा था। ये साहब की सिस्टर ने मुझे बहुत तंग कर दिया है। टमी में इसके गोल गोल गालों को चूमते ऐना ने मासूम सी शक्ल बनाए उसे आगाह किया, जिसकी पूरी आंखें संजीदगी से फैल गई। नो एन, मामा ने बताया थे शी इज नॉट माई सिस्टर। वो छोटे छोटे हाथों से इशारे करते उसे समझाने की कोशिश करने लगा, जिस पर ऐना चौंकी। दरवाजे की सिमत देखा। शायद है अनिल को सुला रही थी, इसीलिए वो अभी तक वहां पहुंची नहीं थी। तो क्या बताया आपकी मॉम ने? इसके माथे पर बिखरे शहद रंग बालों को संवारते वो हैरत व तजस्सुस से पूछने लगी। ए मामा ने बताया थे शी इज माई गर्ल गर्लो। वो इतने इश्तियाक से बोला था
कि ऐना का उसके बालों में चलता हाथ रुक सा गया। इसकी गिरे आंखें हैरत से फैली। जब ही दरवाजे से अंदर दाखिल होती है, इसकी संजीदगी देख चौंकी। क्या हुआ? अपने लाडले की मौजूदगी में भी इतनी सीरियस? क्या हुआ? दोनों माँ बेटे का झगड़ा हो गया क्या? ऐना वो वाहिद इंसान थी जिससे अबीर बचपन से ही बहुत ज्यादा अटैच था। अगर है उसे ऐना के पास सारा दिन छोड़ जाती तो भी वो हंसी खुशी रह लेता था। एन दिस इज माई एन। वो डोल ऐना की गोद से उठाते अब इश्तियाक से उसे दिखाते बोला, हया ठिठकी। अबीर ने इसका नेम भी रख लिया है, अनाया। एन कैसा है नेम? हया ने आंखें फैलाए अपने बेटे की पुश्त को घूरा, जिसकी वजह से अब ऐना उसे गुस्से से घूर रही थी। बंदर कहीं का कोई बात पेट में नहीं रख सकता ये हया। मुंह ही मुंह में बड़बड़ा कर आगे बढ़ी। अबीर कितनी बुरी बात है, आप कैसी बातें कर रहे हो? उमर देखिए अपनी। अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाए वो उसे आंखों ही आंखों से चुप रहने का इशारा करती मसनूई गुस्से से बोली, जिस पर अना ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। अबीर आपने ये डोल अंकल चाचू को दिखाई? नो, इन तो भी बताऊं। वो खुशी से चहक उठा। ये सरप्राइज है ना, हम अभी उन्हें सब नहीं बताएंगे। ओके, अभी आप जाओ और उन्हें से डोल दिखा के आओ बस। ओके मेरा बेबी। ऐना उसे अपने तरीके से लाड प्यार से हैंडल करते समझाने लगी। ओके। वो फौरन से सर असबात में हिलाकर बेड से उतरने लगा, जिसमें हया ने इसकी मदद की। मम मैं भी आती हूँ, अनिल को देखाऊं। सर खुजा कर कहती वो रूम से जाने लगी, जब ऐना ने उसे पीछे से आवाज लगाई, आप ही मर गई? हया जेर लब बड़बड़ाई, है हाँ, बोलो ऐना। वो मुस्कुराकर उसे देखते इस्तफसार करने लगी, अबीर सिर्फ 3 साल का है, आप इतनी सी उम्र में इसके जहन में ये सब क्यों बिठा रही हैं? ऐना उसे देख कर रह गई। इतने जदीद दौर में भी उसे हया की सोच और बातों पर हैरत होती थी। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा इससे, वो तो बस चुगलखोर है तुम्हारा, हर बात तुमसे करने की आदत जो है उसे। एवन झूठ बोल रहा है, वैसे भी अगर वो एन मांग रहा है तुम कौन सा मना कर दोगी? क्यों मना करोगी? हया उसे बातों में घुमा फिरा कर अपने मुद्दे की बात पर ले आई थी। आप ही, वक्त आएगा तो देखेंगे, अब इस किस्से को यहीं रोक दे। अबीर अभी छोटा सा मासूम बच्चा है, आपने पहले उसे बेबी का बताया, मैं खामोश रही। अब वो रोज आता तो है, मगर मेरी नहीं, बेबी की ही फिक्र में। वो जरूरत से ज्यादा अटैच हो जाएगा। ऐना ने उसे तस्वीर का दूसरा रुख समझाना चाहा। बहुत बातें करती हो तुम अना, रेस्ट भी कर लिया करो। अनिल उठ गया होगा, मुझे जाना चाहिए। वो इसकी बात को हवा में उड़ाती बाहर निकल गई, मगर ये बात वही खत्म नहीं हुई थी। वक्त के साथ साथ बढ़ती इस अटैचमेंट का नतीजा इतना उलटा निकलेगा, इस बात से कोई भी वाकिफ नहीं था। चंद माह के बाद फुफ्फो ऐना की डिलीवरी के लास्ट डे चल रहे थे, जिस वजह से हया और हरमीन इसी के पास रह रही थी। हया दिन के वक्त आती थी, मगर रात को अमन उसे घर ले जाता था, और वजह अलीहान का अबीर से झगड़ना और उसे नापसंद करना था। फुफ्फो की जान, मेरा नीला बच्चा इतना सूझा सूझा क्यों है? वो लॉन में बैठी थी। सुबह से ही दिल घबरा रहा था। उसे यहाँ आए थोड़ी सी देर गुजरी थी, जब स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस 4 साला गोल्डन बालों वाला वो शहजादा सीधा इसके पास लॉन में भाग आया। इस कागज पर साइन करो आप। इसकी आंखों में गुस्सा था, नीली आंखों में खून की लकीरें देख अना ने आंखें छोटी की उसे घूरा। हरमीन भी इसके पीछे पीछे लॉन में आई थी, जो सबसे खफा खफा सा नजर आ रहा था। ऐना ने आंखों ही आंखों से इशारतन हरमीन से पूछा कि हुआ क्या है, जिसने कंधे उचका दिए कि वो खुद भी नहीं जानती। ओके मैं साइन करती हूँ, मगर इसमें क्या लिखा है मेरे बच्चे ने? ऐना का दिल जोरों से धड़कता था जब जब वो शहजादों सी आन बान वाले अपने भाई के अक्स को देखती थी। इस पर लिखा है, टेडी इज ओनली माइन। अपनी नीली आंखें झपक कर कहता वो बाहर आती इनायत को चौंका गया। इनायत हाथ में फुटबॉल थामे आज फिर इसी आस से आई थी कि वो इसके साथ खेलेगा, मगर इसके मुंह से टेडी का जिक्र सुनकर जहां ऐना और हरमीन चौंकी थी, वहीं 8 साला इनायत भी हैरत अंगेजी से उसे देखने लगी। ओह ये टेडी कौन है? आपका न्यू टॉय है क्या? ऐना ने बमुश्किल से इसके हाथ में मौजूद वो कागज थामा जिस पर लेड पेंसिल से आलिहान शाह ने अपनी लिखाई में जोड़ तोड़ कर यह लफ्ज लिखे थे, मेरी टेडी आपके टमी में है। वो 2 कदम मजीद नजदीक हुआ और ऐना के पेट पर हाथ लगाते उसने नीली आंखों में ढेरों चमक समेटे मुस्कुराकर कहा। हरमीन मुंह पर हाथ रखे उसे घूरते आगे बढ़ी, और ऐसा ही कुछ हाल ऐना का था, जबकि इनायत इसकी बात पर खिलखिलाई। आली ये क्या कह रहे हो तुम? हरमीन ने झुककर उसे गुस्से से देखते पूछा। मैं फुफ्फो से बात कर रहा हूँ मॉम, आपने मुझे बहनी नहीं ला कर दी, अब फुफ्फो ला कर दे रही है, तो वो आली की टेडी हुई। वो अबीर कौन होता है? यू नो वॉट फुफू, इसने क्लास में सबको कहा कि बहुत जल्द इसकी एन आने वाली है। मुझे वो अच्छा नहीं लगता। आली हेट वेरी मेचो। आंखें मीचते हुए चिड़चिड़ेपन से बोला। वो लड़ाई में बहुत तेज था, और जहाँ भी अबीर उसे दिख जाता वो बिना सोचे समझे उसके मुंह पर नाखूनों से हमला करता था। बेटा आपने उसे मारा तो नहीं है ना? अबीर का सोचते ही घबरा गई। उसके रोने का ख्याल ही तकलीफ देह था। बस एक पंच मारा था, डैड ने सिखाया था। अपने लंबे बालों में हाथ चलाते हुए इतरा कर बोला, तो हरमीन ने सर पकड़ लिया। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। हरमीन, अबीर और आलिहान का यूं झगड़ना, वो भी बेमकसद। मैं आप ही को लाख बार समझा चुकी हूँ, मगर अल्लाह जाने वो इतनी समझदार होने के बावजूद भी एक ही जिद पर अड़ी है। ऐसे में इन बच्चों के जहन पर बुरा असर पड़ेगा। ऐना ने गहराई से सोचते पास बैठी हरमीन से कहा,
आलियान बेटा आप आपी के साथ जाओ, एंजल उसे चेंज करवा दो बच्चे। एंजल मुस्कुराकर आगे बढ़ी तो एना ने उसे पास बुलाया, उसकी पेशानी पर बोसा दिए उसे आलियान की तरफ भेजा। नो आली डोंट लाइक गर्ल्स। मॉम मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद चेंज करूंगा। वो दूर से ही इनायत को आता देख उल्टे कदमों से भागता ऊंची आवाज में चिल्लाया। जहाँ उसकी बात पर एना और हरमीन मुस्कुराई वहीं इनायत अपना फुटबॉल थामे अंदर की तरफ भागी। मैंने कई बार कोशिश की है एना, मगर अल्लाह जाने ये दिन ब दिन इतना जिद्दी क्यों होता जा रहा है। कभी जिद करता है कि बहन चाहिए, कभी उसे अबीर अच्छा नहीं लगता। आलियान ने जब से उसे बोला है कि फूफू के बेबी की बहन है, तब से ही वो इतना इनसिक्योर हो गया है। इस मामले में भाई से मैं बात करती हूँ, वो खुद आली को समझाएंगे। मेरी समझ से बालातर है। जहाँ लोगों के बच्चे इतनी ही उम्र में खेलकूद से दूर नहीं होते, वहाँ हमारे बच्चे हैं जिन्हें जिद से फुर्सत नहीं। एक तरफ अबीर है और एक तरफ आली। हमें आली को समझाना होगा, क्योंकि है आपी से मुझे अच्छे की उम्मीद तो हरगिज नहीं। हरमीन ने मुस्कुराकर उसे छेड़ा। क्या मतलब अच्छे की उम्मीद? अबीर मेरा बच्चा है, मगर मैं छोटी उम्रों में ये रिश्तेदारियों में यकीन नहीं रखती। बाकी ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की लाइफ में कोई अमन भाई, आलियान भाई जैसा लड़का आए। ये जुनून, ये पागलपन इनकी रगों में भरा पड़ा है। इनके बेटे इन्हें जैसे होंगे। हाँ, मैं सोच रही हूँ कुछ सालों तक बेटी प्लान कर लूँ, क्योंकि मेरे भाई जैसा एक मजनू तो मुझे भी अपनी प्रिंसेस के लिए चाहिए होगा। हरमीन खिलखिलाकर बोली तो अना ने उसे आंखें दिखाई। भूल ही जाओ, तुम वियाम और बेबी नहीं चाहते। उनका कहना है हमारी बेटियां ही हमारी जिंदगी हैं। वैसे एक छोटी हरमीन तो आली भी डिजर्व करता है। तुम और भाई तवज्जो दो मेरी बात पर। हाँ हाँ हाँ, ऐना ने शरीर लहजे में कहा, जबकि दूर खड़ी तकदीर उन दोनों की बातों पर गहरा मुस्कुराई थी। वह दोनों ही अपने बच्चों के आने वाले कल से नावाकिफ थी, जहाँ कौन किसका जुनून कब किसी की नफरत में बदलकर उन्हें एक दूसरे से जुनून का इश्क करने पर मजबूर कर देता। हाल गायब दिमागी से सड़क के बीच चलती वो किसी बेजान मुर्द की तरह दिख रही थी। कई गाड़ियां हॉर्न देकर उसके पास से गुजरती जा रही थी, मगर वो ऐसे थी जैसे उसे किसी भी चीज का होश ना हो। वो क्या करती कुछ भी उसे सुझाई नहीं दे रहा था। आंसू लड़ियों की सूरत में उसके चेहरे पर गिर रहे थे, जिन्हें साफ करने तक का उसे कोई होश नहीं था। आलियान शाह तो उसे बीवी तक तस्वुर नहीं करता था। गुजा के इस बच्चे को अपनाना। वो जानती थी इस अफाक शख्स को, जिसने महज अपनी अना की तस्कीन के लिए उसे रौंद डाला था। भला उसके लिए उसका बच्चा क्या मायने रखता। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के सामने वो कुंवारी थी। ऐसे में अगर उसकी प्रेगनेंसी की खबर सबके सामने आ जाती, उसके माँ बाप तो जीते जी मर जाते। अपनी पुश्त पर उसे किसी गाड़ी का हॉर्न बजता सुनाई दे रहा था, मगर वो रास्ते से हटी नहीं, बल्कि आंखें मूंदे वो वहीं कदम रोक गई जब स्पीड से आती गाड़ी उसके पैरों में रुकी। कहाँ है अबीरा? कहाँ है वो वियामा? आप बताएं कहाँ है वो? हॉस्पिटल में दाखिल होते ही वो पागलों की तरह चीखती वहां मौजूद हर फर्द पर चिल्लाई। गुस्से से चीखते वो अबीर की बाबत पूछने लगी। अनाया लब भींचे एक कोने में गुमसुम सी खड़ी थी। अमन सपाट चेहरे से हाथ पुश्त पर बांधे झुके कांधों समेत खड़ा था। अनिल पुलिस फोर्स के साथ मौके पर ही फरार हुए अपने भाई की तलाश में था, जबकि हया हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। एन ये हॉस्पिटल है, हम घर चलकर। वियाम ने उसे समझाना चाहा था, जो भड़कर उससे दूर हुई। मुझे लगा था कि जिंदगी में इतनी मुश्किलों देखकर अब तो अपने बच्चों पर यकीन आ ही गया होगा, मगर मैं गलत थी। अरे कैसे सोच लिया आप सब ने? अबीर, हमारा अबीर ऐसा कुछ कर सकता है? उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि अमन ने सबकी मौजूदगी में इतना सब कुछ कर दिया था, और वहाँ मौजूद एक भी शख्स अबीर के हक में नहीं बोला था। आलियान शाह बहन की जिद पर उसे हॉस्पिटल ले तो आए थे, मगर अब वियाम के घूरने पर एक कोने पर लगकर खड़े हो गए। हर तरफ ये न्यूज़ फैल चुकी है। ऐना यही सच है, अमन ने सर्द लहजे में कहा था। वो किस कदर शिकस्त खुर्दा था, ये सिर्फ वो बाप ही जानता था। आप कैसे बोल सकते हैं ऐसा भाई? भूल गए आप? ऐसा ही वक्त आप पर भी आया था। आपके घर वालों ने आप पर यकीन नहीं किया, कम आप अपने बेटे पर यकीन कर लेते। ऐना ने तासुब भरे अंदाज में कहा। ऐना, मैं इस पर यकीन कर लेता अगर उसके हक में कोई एक भी बात होती, और सबसे बढ़कर मैं कायरो की तरह भागा नहीं था। मुझे घर से निकाला गया था, मगर वो भागा क्योंकि वो जानता था कि वो मुजरिम है। रहने दे भाई, आप तो वह खून था, आपको उस पर यकीन नहीं, मगर मेरे हाथों में वो पला बड़ा है। वो चाहे जितना मर्जी खुद सर हो जाए, वो अपनी हुदूद कभी नहीं भूल सकता। वो कायर नहीं है। आप सब ने मजबूर किया होगा उसे भागने के लिए, मैं दावा से कह सकती हूँ। वो किसी की भी सुनने के मूड में नहीं थी। गुस्से से चिल्लाती वो सर झटक कर फर्श पर बैठती चली गई। अनाया भागकर माँ के करीब हुई। दूर रहो तुम भी मुझसे, तुम भी खुश हो जाओ। चला गया वो, गोलियां लगी उसे। कैसी बेशर्म बीवी हो तुम, जरा तकलीफ नहीं हो रही तुम्हें? नजर मत आना मुझे। वो गुस्से से उस पर चीखती उसे खुद से दूर झटक गई। अनाया माँ के सौतेले रवैये पर बेयकीनी से उन्हें देखती रह गई। भाई, मुझे ले चले यहाँ से, अगर कुछ देर और रही इन सब के बीच तो मैं पागल हो जाऊंगी। आंसू रगड़ते हुए गुस्से से शौहर को घूरती आलियान से मुखातिब हुई। आलियान भागकर बहन के नजदीक हुआ।
सहारे से उसे जमीन से उठाए, वो उसे साथ लगाए बाहर की तरफ निकले। वहाँ मौजूद हर शख्स अचानक गुजरी इस कयामत पर एक दूसरे से निगाहें चुरा रहा था। आलियान अनायत जुनून इश्क एपी 62 पार्ट एक राइटर ज़ैनब राजपूत मोहतरमा देख कर चले, क्यों मुझ गरीब की गाड़ी के आगे आकर जाया होना चाहती है। गाड़ी रोके वो अजलत में बोलता बाहर निकला, मगर उसकी जबान को ब्रेक तब लगी जब उसने सामने होते इनायत को देखा। हैरत से आंखें फैलाए वो आंखें झपकने लगा। बब भाभी आप। माँ वीर की पुकार पर इनायत ने गायब दिमागी से सूजी आंखें उठाए उसे देखा। बब भाभी आप रो क्यों रही है? वह क्या है? आप यहाँ कैसे? वो किसी काम से इस्लामाबाद आलियान के साथ आया था। अभी भी उसे घर ड्रॉप करते वो मार्केट से जरूरी सामान वगैरह खरीदने निकला था, मगर यूं सड़क के बीच इनायत को देख उसके हाथ पैर फूल गए। उसने घबराहट से चेहरे पर हाथ फेरा। उसका पूछना था कि इनायत बुलंद आवाज में रोने लगी। उसकी दर्दनाक चीखें महावीर को तकलीफ दे रही थी। वो पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा। कुछ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो उसे छूने की गलती तो हरगिज नहीं कर सकता था। जब ये अपना कपकपाता हाथ उसके सर पर रखा, क्या बात है, भाई को भी नहीं बताएगी? महावीर ने शफकत भरे अंदाज में पूछा। जब पीछे रुकी गाड़ियों ने हॉर्न देना शुरू कर दिए। बबब भाभी चलें, गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। वो उसे खींचता गाड़ी तक लाया। दरवाजा खोले उसे नरमी से अंदर बिठाते वो खुद भी गाड़ी में बैठा। बब भाभी। वो सर झुकाए अपने खाली हाथों को घूर रही थी। जिस्म जैसे बेजान हो चुका था। जिंदगी ने उसे ऐसी बुरी जगह ला पटका था जहाँ उसे इसी शख्स से रहम की भीख मांगनी पड़ रही थी, जिसकी नजरों में इनायत का कोई वजूद ही नहीं था। मम मुझे आलिहान से मिलना है भी। बेदर्दी से अपने आंसू रगड़ते उसने भीगी आवाज में कहा। जी आप रोए मत, मैं ले चलता हूँ आपको। महावीर ने गाड़ी घर के रास्ते पर डाली। उसका रोना उसे तकलीफ दे रहा था। जब भी उसे खामोश होने का कहा, जो खिड़की से बाहर के भागते मनाजिर को गायब दिमागी से देखने लगी। अचानक करवट बदलने के सब उसके कंधे में दर्द की तेज लहर दौड़ी, जिस पर वो सिसकता, नींद से भरी निगाहें वह के फौरन से चितलेटा अपने कंधे को देखने लगा। उफ खुदाया। बेजारगी से जेर लब बड़बड़ाते उसने गर्दन मोड़े अपने बाएं जानिब अपने करीब लेटी अमाया को देखा, जो गहरी नींद में थी। रेशमी बालों की कुछ शरीर लटे उसके चेहरे पर झूल रही थी। आयश की हेजल ब्राउन आंखों में खुमार उतरा। वो फौरन से उठते टेक लगाए बैठा और नरमी से उन शरीर लटों को चेहरे से हटाया। आज थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है कि अब मैं कुंवारा नहीं रहा। मेरी भी एक अदद हसीन प्लस ज़हीन नहीं, ज़हीन तो ये है ही नहीं, हसीन प्लस मिस्कीन बीवी है। शरारत भरे अंदाज में जेर लब बड़बड़ाते उसने घड़ी की सिमत देखा, जो सुबह के 6 का वक्त दिखा रही थी। आज का दिन बहुत कुछ बदलने वाला था। वो बिना आहट के धीरे से बिस्तर से उठा। सिल्की बाल उसके माथे पर बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। शर्ट को कंधे से ठीक करते वो ड्रेसिंग मिरर के सामने रुका। हैंडसम तो मैं बचपन से हूँ, हॉटनेस तो मुझ में कूट कूट के भरी गई है। बस एक कद थोड़ा सा बढ़ जाए तो ज़ौजा की निगाहें मुझसे हटे ही ना। अपने हसीन अक्स को निहारते वो मिरर से ही बेड पर मौजूद अपनी बीवी पर एक गहरी निगाह डाले शरीर लहजे में बोलते एक निगाह अपने कद पर दौड़ाई। खैर से अब इतना छोटा भी नहीं हूँ मैं। गर्दन अकड़ा कर कहता वो खुद पर एक तनकीदी निगाह डाले फ्रेश होने की नीयत से वॉशरूम की सिमत बढ़ा। क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया तू तो सामान लेने गया था। टेबल पर पड़ी गंज को साफ करते आलिहान ने दरवाजे से अंदर दाखिल होते महावीर को गर्दन मोड़े देखकर फिर से अपने काम में मसरूफ होते पूछा। महावीर ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। हान वो भाभी आई हैं। महावीर की आवाज पर वो चौंका। एक पल को हाथ थमे, नीली आंखों में संजीदगी समेटे उसने माथे पर बल डाले महावीर को देखा। कौन भाभी? उसका लहजा इस कदर सख्त था कि महावीर ने थूक निकला। वो इनायत भाभी। महावीर ने अटक अटक कर कहा। उसकी सोच के मुताबिक वो एक पल को यूं ही साकित व जामिद बैठा रहा, मगर उसके बाद वो फौरन से उठा। कहाँ है वो? बेतासीर लहजे में पूछते वो भारी कदमों समेत उसकी जांच बढ़ा। नीचे रूम में। महावीर ने उसे जल्दी से बताया तो वो अजलत भरे अंदाज में बाहर निकला। नीली आंखों में कई सवाल समेटे वो अपनी गर्दन से बाल समेटते उन्हें होनी में कैद करता उस रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोले वो अंदर दाखिल हुआ, जहाँ सामने ही बड़ी सी चादर में लिपटी घुटनों के गिर्द हाथ बांधे बैठी हुई थी। वेलकम मिसेस शाह। सॉरी, मैं भूल गया था, दीवारों के भी कान होते हैं। बताए कैसे आना हुआ मिस काज़मी? वो उसके सामने खड़ा हुआ, सीने पर दोनों हाथ लपेटते वो संजीदगी से उससे आने की वजह दरियाफ्त करने लगा। इनायत को अपनी आवाज गले में फंसी हुई महसूस हुई थी। आंखों में आते आंसू को उसने हाथ से रगड़ा। आली हनन उफ, टाइम वेस्ट मत करो लिटिल एंजल, मेरे पास और भी बहुत से काम हैं। पहले ही तुम मेरी पूरी रात स्पॉइल कर चुकी हो। बेजारियत समेटे लहजे में कहता वो इनायत को मजीद खौफ ज़दा कर गया। नाउ स्पीक। नीली बेतासीर निगाहों से उसने इनायत के पांव पर निगाह दौड़ाई, जो मिट्टी से अटे हुए थे। कपड़ों पर भी वैसे ही निशान थे। आंखें शदीद रोने के सबब सूजी हुई थी और छोटी सी नाक रोने के सबब सुर्ख हो चुकी थी। अनाबी बारीक लबों के कोने पर बने उस सियाह छोटे से तिल से निगाहें चुराते उसने गर्दन पर हाथ फेरते अपने आप को पुरसुकून किया। ममम, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अटक अटक कर रंधी आवाज में कहा। उसका ये जुमला आलिहान शाह को किसी शौक से कम तो हरगिज नहीं लगा था।
क्या कहा? सर झटक कर वो बेयखनी से उसके झुके चेहरे को देखते इस्तफसार करने लगा, जिस पर इनायत के आंसू में मजीद रवानी आई। डर डॉक्टर के पास गई थी, तो मैं क्या करूं? बेजारगी समोए निहायत सर्द लहजे में कहता वो इनायत का सांस रोक गया। उसने पथराई निगाहों से उस सितमगर को देखा, जो ये खबर सुनने के बाद उसे सहारा देने की बजाय यूं उसे तोड़ रहा था। मैं मर जाऊंगी, प्लीज ऐसा मत कहो। इनायत का पूरा वजूद ठंडा पड़ चुका था। आलियान शाह का रवैया उसे तवक्को तो थी, उसके सिवा उसके पास ना तो कोई दूसरा रास्ता था, ना ही कोई हल। उसे इसी सितमगर से मदद लेना पड़ रही थी, जिसने हमेशा उसे अपनी नफरत दी थी। कोई नहीं मरता इनायत, यकीन मानो, ये सिर्फ किताबी बातें हैं। मरना कोई आसान बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हारे इस नाजायज बच्चे के बारे में बातें ही करेंगे, मगर जल्द भूल भी जाएंगे। अब उठो और घर जाओ। निहायत बेरुखी भरे अंदाज में कहता वह एक निगाह उस पर डाले रूम से निकलने लगा। खुदा गारत करे तुम्हें आलियान शाह, मेरी इज्जत का तमाशा लगाकर तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, याद रखना तुम। भीगे सख्त लहजे में कमरे से निकलते आलियान शाह की पुश्त को देखती वो शिद्दत ज़ब्त के बावजूद भी फुकारी थी। उसकी दी बद्दुआओं पर सामने खड़े शख्स के होंठों पर बेसाख्ता ही मुस्कुराहट उमड़ी। नीली सहर तारी करती आंखों में हरारत उभरी। वो एक लख्त मुड़ा अनाबी लबों पर फैली मुस्कुराहट को बिना छुपाए सोफे के करीब उजड़ी शिकस्ता हाल में बैठी इनायत काज़मी को देखता उसके हाल पर दिल से सरशार हुआ। क्या हो गया ऐसा जो तुम एक बर्बाद हुए शख्स को बद्दुआएं दे रही हो? बस किसी के नाजायज बच्चे को दुनिया में ही तो ला रही हो। सुर्ख अंगारा पड़े चेहरे से उसे देखती वो मासूम लड़की सामने खड़े दरिंदे उस सफाक मर्द की बात पर शिद्दत से मुट्ठियां भींच गई। सियाह आंखें बहने को बेताब थी। किस कदर मक्कार था वो शख्स। लम्हों में रूप बदलता वो उसे नफरत की इंतहाओं पर पहुंचा गया। चह चह चह, इस ढलती उम्र में क्या कुछ सहना पड़ेगा ना तुम्हें। हा 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 हा, वो एकदम से अफसोस और तासुफ भरे लहजे में कहता उसकी थोड़ी को थामने लगा, जिस पर कराहत से हाथ छटकते वो रुक मोड़ गई। वैसे तुम्हें दुआ देनी चाहिए मुझे, जो बुढ़ापे में कदम रखने के बावजूद भी मैंने तुम पर तरस खाया। मानता हूँ नाम नहीं दिया तुम्हें, मगर ये नाजायज बच्चा ये तो मेरा ही है ना, तो फिर हुआ ना एक बड़ा एहसान। उसके चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी, ऐसे जैसे सामने बैठी लड़की के आंसू उसकी बेबसी उसे राहत बख्श रही थी। ऐसा सुकून जिससे वो काफी अरसे से महरूम रहा था। दूसरों को तबाह करने वाले खुद कभी भी खुश नहीं रह पाते, ये बात याद रखना तुम। और इनायत काज़मी मजबूर जरूर हुई है, मगर लाचार नहीं। जो तुम जैसा जालिम और घटिया इंसान मुझे बदकिरदार साबित करेगा तो मैं चुपचाप अपनी बर्बादी का तमाशा देखूंगी। एकदम से उसकी जानिब मुड़ते इनायत ने नफरत भरे लहजे में फुंकारते हुए कहा, जिस पर आईब्रो उचकाए आलियान शाह मुतासिर होने की अदाकारी करने लगा। उफ जालिम लड़की, ये हाथ मारने के लिए नहीं बने, ये मेरे गले का हार बनते ही अच्छे लगते हैं। याद है ना पिछली मुलाकात। अपनी तरफ उठता इनायत का हाथ सूरत से थामे वो उसकी आंखों में झांकता मानीखेज दिल जलाने वाले अंदाज में गोया होते उसे तिलमिला के रख गया। वो नफरत से चीखती उसके सीने पर मुक्के ठड़ने लगी। तुम मर जाओ आलियान, मुझे रेजा रेजा कर तुम्हें कभी सुकून नहीं मिल सकता। वो निढाल सी उसके सीने पर सर रखती बेहाली में चिल्लाई थी। आलियान ने शिद्दत से उसके खुद में भींचा, उसकी पुश्त को नरमी से सहलाते उसके कान के करीब झुका। अगर मैं मर गया तो तुम शादी से पहले बेवा हो जाओगी मिसेस शाह, और फिर कैसे साबित करोगी ये बच्चा नाजायज नहीं बल्कि आलियान शाह का जायज बच्चा है। उसके कान में गंभीर लहजे में सरगोशी करते वो किसी गहरी सोच में डूबा। एंजल, आलियान ने उसे पुकारा, जो बिल्कुल साकित हो गई थी। इनायत तत उसे दोनों शानों से थामे उसने बेचैनी से उसे देखा, जो हवास खो चुकी थी। आलियान ने रुकती सांसों में उसे बाहों में भरा और अजलत भरे अंदाज में अपने कमरे की सिमत बढ़ा। जुनून इश्क को एपिसोड 62 पार्ट 2 राइट। ज़ैनब राजपूत, माजी मुबारक हो, मिस्टर काज़मी बेटी हुई है। ऑपरेशन थिएटर से निकलती डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर वो फिक्र से घुलता शख्स जैसे फिर से जी उठा था। मेरी वाइफ डॉक्टर, उसने बेचैनी से पूछा तो डॉक्टर मुस्कुराई। डोंट वरी, वह भी ठीक है, थोड़ी देर तक आप मिल लीजिएगा, डॉक्टर पेशावराना अंदाज में कहती वहां से जाने लगी। जब वियाम बिना तकल्लुफ उनके पीछे गया। ऐना की रिपोर्ट्स उसने बहुत से बड़े डॉक्टर्स को दिखाई थी, मगर सबके मुताबिक वह रिपोर्ट्स 100% दुरुस्त थी। ऊपर से प्रेगनेंसी के इस मुश्किल वक्त के दौरान वो ऐना की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पाकिस्तान में ही रखना चाहता था, वगरना उसका इरादा उसे लंदन के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिलाने का था। डॉक्टर हुमा, उसकी आवाज़ पर एक पल को घबराई। मम, मेरा दूसरा बच्चा। भूरी नम निगाहों से डॉक्टर को देखते वो धड़कते बेचैन हुए दिल से बोला, आई एम सॉरी मिस्टर काज़मी, मेरा अंदाज़ा ठीक था। आपकी दूसरी बेटी जन्म से पहले ही माँ के पेट में दम तोड़ चुकी थी। आप सबसे मिल लें, हम बेबी को अलग रूम में रख रहे हैं, फिर आप उसे ले जाएगा तदफीन के लिए। डॉक्टर उसे पहले से मौके के हिसाब से तैयार करदा स्पीच सुनाते अपने केबिन की तरफ बढ़ गई, जबकि वियाम काज़मी शिकस्त खुर्दा सा पीछे मौजूद बेंच पर बैठा। खुदा ने एक खुशी से नवाजा था, मगर उससे एक औलाद छीन भी ली थी। जाने क्यों उसका दिल बोझल होने लगा था, ऐसे जैसे कोई उसका कलेजा निकाल कर दूर फेंक रहा हो। एक अंदरूनी तकलीफ थी जो हर खुशी पर भारी पड़ती जा रही थी। सब कुछ वैसा ही कहा
मैंने जैसा आपने कहा था सर। अंधेरे कमरे में मौजूद उस शख्स के साए को देख डॉक्टर हुमा मुस्कुरा कर बोली, हम वेल डन डॉक्टर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वो बच्चा कहाँ है? एच से आर की प्रसरारियत भरी आवाज़ पर डॉक्टर ने अपनी गोद में मौजूद उस गैर मामूली हुस्न के मालिक उस नन्हे शहजादे को देखा, जो अपनी जुड़वा बहन की निस्बत ज़्यादा सेहतमंद था। छोटे छोटे बारीक होठों पर धीमी सी मुस्कान थी और सुरकोस सफेद रंगत में निखार था। पूरे 1 हफ्ते से वो डॉक्टर हुमा के पास उनके घर पर था। पैदाइश का पहला हफ्ता वो बच्चे की सेहत पर किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते थे। जब उसे डॉक्टर की जेर निगरानी रखा गया, लाओ ये बच्चा मुझे दे दो, एच.आर. ने खून आशाम निगाहों से तौलिए में लिपटे उस मासूम को देखते नफरत आमेज लहजे में कहा, जिस पर डॉक्टर भारी कदमों समेत आगे बढ़ती गई और वो बच्चा उसकी गोद में डाला। वियाम काज़मी, तेरी तबाही शुरू हुई आज से। तेरी ही औलाद को जानवर ना बनाया तो मेरा नाम भी एच.आर. नहीं। सर्द आवाज़ में फुंकारते उसने पैसों से भरा बैग उस डॉक्टर की तरफ उछाला, जिसे देखकर वो डॉक्टर ललचाई नज़रों से आगे बढ़ी और फौरन से उस बैग को सीने से लगाया और एक नज़र वहाँ से दूर जाते एच.आर. की पुश्त पर डाली। हाल नहीं, यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मिला। मुझे लगता है ये मामला कुछ और ही है। कान में लगे एयरपॉड को दबाए उसने दूसरी तरफ मौजूद शख्स को आगाह किया, डॉक्टर जोहेब अकरम की फाइल निकालो। ये शख्स पिछले माह ही ज्वाइन हुआ है, मगर इसका रिकॉर्ड हॉस्पिटल के डाटा में नहीं है। अनिल अलवी सर्द निगाहों से लैपटॉप पर तेजी से स्क्रोलिंग करते संजीदगी से गोया हुआ, एच हॉस्पिटल बंद कर दिया गया था। जब तक कि ये केस सॉल्व ना होता तब तक पुलिस ने हॉस्पिटल को अपनी जेर निगरानी में इन्वेस्टिगेशन तक बंद कर दिया था। ओके, मैं चेक करती हूँ। भूरी आंखों में संजीदगी समेटे उसने शर्ट के कॉलर पर लगे छोटे से बटन को दोबारा ऑन किया, जिससे एक सुर्ख रंग की छोटी सी लाइट रोशन हुई स्टोर रूम में मौजूद अलमारी अब रोशन हुई थी। अनाया माथे पर बल समेटे बड़ी एहतियात से इन फाइल्स को देख रही थी। मेरे ख्याल से यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं अनिल। अनिल दोनों हाथों में सर गिराए कुर्सी की पुश्त से सर टिका गया। अनाया ने ना उम्मीद होते कहा। वह जैसे ही खिड़की की सिमत बढ़ी, अचानक वह ठिठकी धीमे से कदम उठाते दीवार के साथ लगी बड़ी डस्टबिन की सिमत बढ़ी, जिसमें कुछ कागज पड़े थे। अनाया ने झुकते इन कागजात को निकाला। फाइल मिल गई अनिल। क्या? तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ, अनिल ने सर्द लहजे में कहा। वो जैसे ही उठा, अनाया ने उसे रोका। तुम यहाँ नहीं आ सकते अनिल, मैं जैसे तैसे यहाँ से निकल आओगी, मगर तुम यहाँ नहीं आ सकते। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तुम इन्वॉल्व हो। मैं फाइल लेकर पहुँचती हूँ, उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। तो अनिल ने बेबसी से अपना माथा मसला। हम, मैं वेट करूंगा, लबों पर हाथ रखते हुए निढाल सी कैफियत में बोला। हाँ ना, क्या हुआ भाभी को? आलिहान बेतासीर चेहरे से इनायत को बेड पर लिटाए मुड़ा तो महावीर ने मुतफक्किराना अंदाज में पूछा, डॉक्टर को बुलाओ, उसे बुखार हो रहा है। अजीब खोए हुए से अंदाज में बोलते वो बेड के कोने पर टिक गया। महावीर ने सर अस्बात में हिलाया और रूम से निकला। अपने हाथों को मसलते वो नीली बेतासीर निगाहों से फर्श को घूर रहा था। बात इतनी बढ़ जाएगी उसे अंदाजा नहीं था। कुछ सोचकर वो जगह से उठा। अलमारी खोलते उसने एक शर्ट निकाली और दोबारा से बेड की तरफ आया। इनायत का दुपट्टा उसकी गर्दन से निकालते एक तरफ रखते उसने बेतासीर निगाहों से उसके चेहरे को देखा। सूजी आंखें, जर्द पड़ती रंगत, वह कई दिनों की बीमार लग रही थी। आलिहान ने मेज पर पड़ा पानी का जग उठाए शर्ट का कोना गीला किया और उसके करीब बैठते वो अब नरमी से उसके चेहरे पर मौजूद मिटे मिटे आंसुओं के निशान साफ करने लगा। बेसाख्ता ही उसकी दी बद्दुआएं याद आईं तो उसके होठों पर पुरअसरारियत भरी मुस्कुराहट उभरी। सर झटक कर उसने नरमी से उसका चेहरा साफ किया और फिर गर्दन पर लगी मिट्टी को साफ करते ऐसे ही उसके हाथ भी अच्छे से साफ किए। क्या क्या करना पड़ रहा है, वो भी तुम्हारे लिए। वो अपनी ही हालत पर सख्त उलझा हुआ बड़बड़ाया। दोनों हाथ तकिए पर उसके चेहरे के नज़दीक दाएं बाएं जमाए वो गंभीर आवाज़ में उसके हसीन चेहरे को गहरी नज़रों से देखते बोला। बेसाख्ता ही अपनी दाएं हाथ की उंगलियों से उसने इनायत की सूजी आंखों को छुआ और बेसाख्ता ही झुकते थोड़ी पर अपना पुरिद्दत लम्स छोड़ते वो अगले ही लम्हे उससे दूर हुआ। उसके पैरों में मौजूद जूते उतारते उसने फर्श पर फेंके और अब शर्ट के दूसरे कोने से उसके पाँव को अच्छे से साफ किया। जाने किस हाल में कहाँ कहाँ भटकती रही थी वह, ये सोच ही आलिहान को जबड़े बीचने पर मजबूर कर गई। उसने शर्ट एक तरफ फेंकी और कंफर्टर सीधा करते अच्छे से उस पर उड़ाया। सर उठाए उसके बालों का जोड़ा खोलते दोनों शानों पर उसके बाल बिखेरते उसने दुपट्टे को तह करते एक तरफ रखा। वो दोबारा से उसके करीब टांगे फर्श पर लटकाए बैठा। बेसाख्ता ही उसके पेट पर पड़े नाजुक हाथ को अपनी गिरफ्त में लेते वो उस सफ़ेद हाथ को बड़ी गौर से घूरने लगा। हान, वो महावीर जो हड़बड़ी में आया था, आगे का मंजर देख फौरन से आंखों पर हाथ रखते हुआ मुड़ा। सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। उसका लहजा कमीनगी समोए हुए था। अब ज्यादा बकवास की तो जबान खींचकर इसी जबान से तुझे फांसी लगा दूंगा। वो अपने अजली सर्द लहजे में दहाड़ा तो महावीर स्टपटा सा गया। उसका सारा ध्यान अपनी नई नवेली एक अदद बीवी पर जा ठहरा। वो डॉक्टर आ रही है। ये भाभी का फोन नीचे पड़ा था रूम में। उसने फोन आलिहान को दिखाया, मगर रुख अभी भी दूसरी तरफ था। हम यहाँ रख दे और दफा हो जा यहाँ से।
नहायत बदतमीजी से कहते उसने उसे रूम से जाने को कहा, जबकि इनायत का हाथ अब तक उसके हाथ में था। भलाई का जमाना ही नहीं, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। वो हान, क्या 2 घंटे की छुट्टी मिल सकती है? वो चौट पर रुकते फिर से बड़बड़ाया, क्यों, तुझे फौत होने जाना है? आलिहान ने परीले लहजे में कहा, नहीं, मेरा भी दिल चाह रहा है, एक बार देख आऊं तुम्हारी भाभी को, क्या पता वो भी बीमार हो। गर्दन पर हाथ फेरते वो गहरे बेबाक लहजे में बोला, ये बात तुझे मेरी नौकरी ज्वाइन करने से पहले सोचनी चाहिए थी। 2 घंटे की छुट्टी पर 10,000 कट, आलिहान ने बेतासीर अंदाज में कहा, जबकि उसकी नीली निगाहें इनायत काज़मी के हाथ पर थी। एक हाथ से उसके हाथ की पुष्प पर लकीरें खींचता गहरे लहजे में बोला, 10,000 क्यों, तुम्हें भी तो मौका दे रहा हूँ भाभी के साथ वक्त गुजारने का, इसलिए सिर्फ 5,000 कट, मैं सुबह आ जाऊंगा। वो तेजी से उसे आगाह करते दौड़कर वहां से निकला कि कहीं आलिहान उसे रोक ना ले। आलिहान ने सर नफी में झटका और इनायत के हाथ को दोबारा से उसके पेट पर रखते वो बिस्तर से उठा। इस जुनून इश्क और एपिसोड 63 पर टेक रहा था। ज़ैनब राजपूत सुनसान सड़क पर ढेरों जंगली जानवर उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए पड़े थे। उसकी शहद रंग आंखों में अजीब सा खौफ दिख रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें वाज़ेह हो रही थी। उससे कुछ फासले पर उसका पूरा खानदान खड़ा उसे देख रहा था। वो ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, उन सबको मदद के लिए पुकार रहा था, मगर वो सब बस खामोश तमाशाई बने उसे देख रहे थे। जानवर उसके पैरों में काटने लगे, कई भेड़ियों ने उसे नोच घसीटकर नीचे ला फेंका था, जिसके सबब वो चलने से कासिर हो गया। उसकी आंखें खौफ और दहशत के जेरे असर फैल रही थी। खौफ उसके चेहरे पर वाज़ेह दिखाई दे रहा था। वो कुछ करता कि तभी एक जंगली कुत्ता बुरी तरह से गुर्राकर उस पर हमलावर हुआ। नहीं सस, बुलंद आवाज में चीखते हुए दहशतदा सा खून आलूद सुर्ख आंखें फैलाए गहरे सांस भरने लगा। दाएं कंधे पर सफेद पट्टी लिपटी हुई थी और ऐसी ही एक पट्टी उसकी बाएं टांग पर लिपटी हुई थी। एक पल को उसका जहन माऊफ सा हो गया। आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी, जिसके सब उसने आंखें मीचते अपने सर को दबाना चाहा, मगर बेख्याली के सबब उसका हाथ हिलने की वजह से दर्द की लहर उसके कंधे तक गई, दिमाग को सनसना कर रख गई। मौन एक एक करते उसे वह सब याद आता गया जो उसके साथ बीता था। उसे याद था उसे गोली लगी थी, जिसके बाद वो बमुश्किल से रेंगते हुए सड़क के किनारे तक पहुंचा था। दर्द से बंद होती आंखों से उसने आखिरी बार डैनी को वहां देखा था। उसके बाद वो हवास खोते बेहोश हो गया। बेचैनी उसके पूरे वजूद में फैलकर उसे वहशतदा सा कर रही थी। ये वजह थी कि वो फौरन से कंफर्टर जिस्म से उतारते दर्द की परवाह किए बिना ही जगह से उठा। सर्द बेतासीर निगाहों से उसने सामने मौजूद खिड़की से नजर आते उस चांद को सपाट निगाहों से देखा और बमुश्किल से लंगड़ाकर वो उस खिड़की तक गया। जब रोजाना रूटीन के मुताबिक वो दरवाजा खुला, कोई भारी कदमों से अंदर आया। अबीर बेहिस ओ हरकत यूं ही खड़ा रहा जब पीछे से आते किसी ने उसे जोर से हक किया। 1 सेकंड लगा था अबीर अलवी को इस परफ्यूम से ये बात जानने में कि अंदर आने वाली कोई लड़की है। एम सो ग्लैड हनी कि तुम उठ गए। उसके बरहना कंधे पर अपने होंठों का लम्ब छोड़ते वो लड़की मखमूर लहजे में बोली। सर उसके कंधे के बाएं जानिब टिका गई। मैं कब से हूँ यहाँ, इंतहाई पथरीले लहजे में उसने बिना मुड़े पूछा, जिस पर उस लड़की के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखरी। 1 हफ्ते से तुम यहाँ हो और आज पहली बार तुम्हें होश आया। वह लड़की अब उससे अलग हुई और मुड़ते उसने लाइट्स ऑन की, जिसके बाद कमरा रोशनी में नहा गया। अबीर ने एकदम से चुपती तेज रोशनी पर आंखें मींची और फिर से आंखें खोले। वह एकदम से मुड़ा। मुझे डैनी से मिलना है, उसने 2 टूक अंदाज में कहा, जिस पर सामने मौजूद लड़की मुस्कुराकर बेड पर बैठी। उनसे मिलने के लिए तुम्हें कुछ टेस्ट से गुजरना होगा। अगर तुम कामयाब हुए तो ही तुम उनसे मिल सकते हो। मैं तैयार हूँ। उसकी बात पर अबीर फौरन से बोला, आहा ऐसे नहीं डार्लिंग, तुम जानते हो तुम इस वक्त हो कहाँ? उस लड़की ने खिलखिलाकर पुरअसरारियत से कहा, जिस पर अबीर के चेहरे पर हैरत के तासुरात सिमटे। यह जापान का एक छोटा सा गाँव है। यहाँ पर बच्चों को छोटी उम्र में ही फाइट सिखाई जाती है। अगले 2 दिन के बाद तुम्हारी यहाँ के मास्टर के बेटे से फाइट है। अगर तुम जीते तो तुम्हें अगली जगह ले जाया जाएगा। कंधे उचकाकर कहते वो अबीर को देखने लगी। परसों नहीं कल ये फाइट रखो, अबीर ने टांग पर बंधी पट्टी खोलते हुए कहा, जिस पर उस लड़की ने पूरा मुंह हैरत से खोला। तुम्हारा जख्म ठीक है और मैं भी, जितना कहा है उतना करो। उसकी बात काटते अबीर बेलचक लहजे में बोला, जिस पर वो लड़की कंधे उचकाते रूम से निकली। अबीर अलवी ने अपने पाँव को बेतासीर निगाहों से घूरते आसमान की तरफ देख पुरअसरारियत भरी मुस्कुराहट उछाली। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं भाग जाऊंगी जब भी मुझे मौका मिला। वो कबर्ड से अपने लिए ड्रेस निकाल रहा था जब पुश्त से उभरती हुरन शाह की आवाज पर उसकी भूरी आंखों में हरारत सिमटी। आईब्रो उचकाते उसने ड्रेस निकालते अलमारी बंद की और अपनी पूरी वजाहत समेत वो पलटा जहां फूले गालों समेत वो हसीन चेहरे पर नाराजगी समेटे अपनी नीली बड़ी आंखों में खफगी समेटे उसे घूर रही थी। डेविल के देखने पर हुरन ने नाक चढ़ाते रुख पलटा, जिस पर डेविल ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। हम डिनर दे जाओ, उसने दरवाजा खोल बाहर खड़े मुलाजिम से कहा। ओके सर, और केत को रूम में भेज दो। डेविल की बात पर एहतरामन सर झुकाए वो शख्स वहां से नीचे की सिमट बढ़ा। अगले 5 मिनट में वो चेंज करते अब ब्लू ड्रेस कोट में कैजुअल सा तैयार ड्रेसिंग से बाहर निकला।
हुरन शाह उसकी एक एक हरकत को कन आंखों से देख रही थी। डेविल के देखने पर फिर से निगाहों का जाविया बदल गई। तुम सुन रहे हो, मैं भाग जाऊंगी। हुरन को लगा जैसे वो उसे इग्नोर कर रहा था। तभी उसे फिर से जतलाया। परफ्यूम की बोतल ड्रेसिंग मिरर से उठाए वो हसीन मर्द अब मुड़ा और बेड की सिमट बढ़ा। हुरन की नीली आंखों में हैरत सिमटी जब वो एकदम से झुका और उसे कमर से थामे एक बाजू से पकड़ते बेड से उठाए अपने नजदीक किया। मैं गिर जाऊंगी। खौफ के जेर असर हुर आंखें फैलाए बड़बड़ाई, जबकि डेविल की सांसें तो इन झील सी आंखों को देखी थम सी गई थी। मेरे होते तुम गिर जाओ तो लानत है मेरे होने पे। उसके सफेद गाल पर अपना दहकता लम्स छोड़ते डेविल ने उसे किसी कांच की गुड़िया की तरह बाहों में समेटा और यूं ही उसे उठाए वो काउच तक गया। ये मुझे मत लगाओ, मुझे नहीं पसंद ये। डेविल को खुद पर परफ्यूम छिड़कता देख वो गुस्से से झुंझलाए हुई बोली, मगर मुझे तो पसंद है जानम, इसीलिए लगा रहा हूँ। गंभीर लहजे में कहते उसने बोतल सोफे की जानिब उछाली और बेखुदी में हुरन शाह के नाजुक वजूद को अपनी बाहों में समेटा। आपको पसंद है तो खुद लगाए, मुझे क्यों लगाई और मुझे छोड़े, मेरा सांस बंद हो रहा है। जाने कहाँ से उसमें इतनी हिम्मत आ रही थी, या यूं कहा जाएगा डेविल का नर्म रवैया उसे शेयर कर रहा था। वही तो कर रहा हूँ। मेरी सांसें जब तुम में बसी हैं तो ये खुशबू मैं कैसे खुद पर लगाऊं, इसीलिए अब से हर खुशबू मेरी सांसों की महक से होकर मुझ तक जाएगी। लगाने का फायदा भी तो हो। उसके कान में मखमूर लहजे में सरगोशी करते डेविल ने नरमी से उसके कान की लो पर लब रखे तो हुरन झट से उसके कंधे थामे उससे दूर हुई। मम, मुझे टच मत किया करे, आई डोंट लाइक दिस बैड टच। बेबसी समोए लहजे में कहती वो अपने चेहरे और कानों को साफ करने लगी। डेविल ने नरमी से उसकी पुश्त हिलाई, उसे पुरसुकून करना चाहा, जिसकी आंखों में नमी देख डेविल का दम घुटने लगा। इश्श रिलैक्स, ये कोई बैड टच नहीं, ये सब नॉर्मल है हुर। अब तुम्हें आदत डालना होगी क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। उसकी ठोड़ी से थामे उसने चेहरा ऊंचा करते उसे समझाना चाहा, मुझे नहीं डालनी आदत, मुझे नहीं चाहिए कोई शौहर, प्लीज मुझे छोड़ दो। डेविल ने चौंक कर उसे देखा। वो कुछ ज्यादा पैनिक हो रही थी और डेविल उसे मुतफक्किर सी निगाहों से देख रहा था। वो पहले भी कई बार उसे मोहब्बत से छूता आया था, मगर आज उसका रवैया ऐसा क्यों हुआ था। इश्श हूँ, रिलैक्स मेरी जान, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम डरो नहीं। ओके, डेविल ने नरमी से उसकी पुश्त सहलाते हुए कहा। तो तुम जा रहे हो मुझे यहाँ अकेला छोड़ कर, मुझे क्यों लाए तुम। आई हेट यू, तुम बहुत बुरे हो। उसके कोट को कॉलर से जकड़ते वो ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। उसके आंसू डेविल का जब्त आजमा रहे थे। मैं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, हम्मम रो मत। उसके बालों पर बोसा देते डेविल ने नर्म लहजे में कहा, जिसके बावजूद भी वो पुरसुकून नहीं हुई थी। डेविल उसे यूं ही उठाए छत की सिमत बढ़ा। नूर का बदला रवैया समझने में उसे वक्त लगने वाला था, मगर वो उसे नॉर्मल कर लेगा, उसे इस बात का यकीन था। ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरी तो समझ से बालातर है ये सब। पहले आलियान, फिर अंबर, फिर हुरन, अब वो लड़का जो हमारी बेटी को ले गया, ऊपर से अब अबीर। कोई तो है जो नहीं चाहता कि हम सब सुकून से रहें। अजलान ने पुरसोच अंदाज में सोचते हुए अपने सामने विराजमान वियाम, अमन और आलियान शाह को देखा, जिन सबके लबों पर चुप्पी के ताले चढ़े हुए थे। हर कोई कहीं ना कहीं वाकिफ था कि इतना सब कुछ बुरा वह भी उनके साथ ही सिर्फ खुदा की मसलहत नहीं, बल्कि इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। मगर कौन? मेरे ख्याल से हमें बच्चों को ये मामला खुद ही हैंडल करने देना चाहिए। वियाम की भूरी आंखों में संजीदगी थी। उसकी बात पर सभी ने चौंक कर उसे देखा। वक्त हो चुका है अजलान, अब हमें अपने बच्चों को उनके साथ हुई ज्यादतियों पर आवाज उठाना सिखाना होगा। अलाया अंबर की लोकेशन मिली। लैपटॉप प्रॉमिस रूफ अलाया को देख वियाम ने संजीदगी से पूछा, जिसकी आंखों में संजीदगी थी। वह तेजी से उंगलियां घुमाते कुछ ढूंढ रही थी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी लगाई डिवाइस हैक कर दी है, मैं एक्सेस नहीं ले पा रही। अलाया के चेहरे पर फिक्र की परछाइयां थी। अमन और आलियान ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। डोंट वरी आनी, मुझे दे, मैं भी देखूं कौन हैकर है जिसने अनाया काजमी की डिवाइस को हैक करने की जरूरत की। दरवाजे से अंदर दाखिल होती वो सर्द आवाज में बोलती अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे ही अनिल भी रूम में दाखिल हुआ था। अलाया ने लैपटॉप अनाया की तरफ बढ़ाया, जो सोफे पर बैठते अब अपने काम में मसरूफ हुई थी। इस फाइल से मुतल्लिक कुछ इल्म हुआ? अमन ने अनिल को देखते इस्तिफसार किया, जिसने हाथ में थामी फाइल बाप की तरफ बढ़ाई। वो डॉक्टर नकली था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ढूंढो उसे, कहाँ मिलेगा वो? आलियान शाह ने सर्द लहजे में कहा। तबरेज भाई से बात हो चुकी है, वो कल ही पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके साथ मिलकर ही आगे की प्लानिंग होगी। अनिल ने सबको तबरेज के आने की बाबत आगाह किया। लोकेशन मिल गई है, अंबर इस वक्त मलेशिया में है। अलाया ने मुस्कुराकर कहते अनिल को देखा, जिसकी सियाह आंखें अजीब से अंदाज में चमकी। अनिल, आज ही रात मलेशिया के लिए निकलो, कैसे भी चाहे कुछ भी करना पड़े, अंबर को लेकर ही वापस आना। अजलान ने गहरे मजबूत लहजे में कहा। वो पहले ही गलती कर चुके थे। उस आदमी को पकड़ने के लिए वो अंबर को वापस भेज चुके थे, मगर अब उन्हें अपना ये फैसला सख्त बुरा लग रहा था। तभी वो अब जल्द अज जल्द अंबर को घर वापस लाना चाहते थे।
जुनून इश्क एपिसोड 63 पार्ट 2 राइटर जैनब राजपूत अमाया गेटअप हमें वापस जाना है। बाएं हाथ से बालों को ब्रश करते हुए बुलंद आवाज में बोला। अंजिक रात से बेहद परेशान थे और बाप की कई मिस्ड कॉल्स देखकर आयश ने उन्हें पुरसुकून होने का मैसेज कर दिया, जिसके बाद से अंजिक ने न सिर्फ कॉल पर उसे खूब सुनाई थी बल्कि हुक्म भी दे दिया था कि वो जल्द से जल्द अमाया को लेकर घर पहुंचे। बालों को ब्रश करने के बाद उसने मुड़कर देखा तो मोहतरमा ज्यों की त्यों सो रही थी। निचले लब का कोना दबाए वो धीमे से चलता बेड के करीब गया और जरा सा झुकते उसने आंखें मीची होके आयश तो कर लेगा। धीमी आवाज में वो जेर लब बड़बड़ाया और होठों को गोल शेप में मोड़े। वो जैसे ही झुका ठीक इसी वक्त अमाया की आंख खुली। वो पूरी आंखें हैरत से फैलाए उसे देखते सांस रोक गई। आयश जैसे ही उसके नजदीक हुआ, अमाया ने पास पड़ा तकिया उठाते अपने चेहरे पर रखा। किसी सख्त चीज पर अपने होठ महसूस करते ही आयश ने झट से आंखें खोली तो सामने ही तकिए को देख उसका मूड बुरी तरह से बिगड़ा। वह झट से दूर होते अपने बाजू से होठ साफ करने लगा। ये सब क्या है अमाया? वो बुरे बुरे मुंह के जाविये बनाते बोला। ये तो आप बताए, ये क्या था? वो घुटनों के बल बेड पर बैठी एक हाथ कमर पर रखते तफ्तीशी अफसरान की तरह पूछा। आयश गड़बड़ाया। ये तो मैं बस तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। कंधे उचका कर कहता वो रुख बदल गया। ऐसे कौन उठाता है? अमाया उसकी नकल करते होठ मोड़ते पूछने लगी। अगर मैं वक्त पर ना जागती तो फिर? उसका गुस्सा कम होने को नहीं था। अगर ना जागती तो कोई कयामत नहीं हो जानी थी। बस तुम्हें तंग ही कर रहा था। मुझे कोई शौक नहीं किसी की नींद का फायदा उठाने का। तनफ्फुर से सर झटक कर वो सीना फुलाए बोला। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि कितना शौक है और कितना नहीं। अब उठ चुकी हो तो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे मामू जान सुबह से 10 बार कॉल कर चुके हैं। हमें घर पहुंचना है। वैसे भी बहुत से काम बाकी हैं जिन्हें घर पहुंचकर सर अंजाम देना है। सोफे पर बैठते हुए एक हाथ की मदद से शूज पहनते बोला। तो बिस्तर से उठती अमाया ने चौंक कर उसे देखा। कौन से काम? आयश ने संजीदगी से सर उठाए उसे देखा। सबसे पहले तो तुम्हारी और मामा की सुलह करवानी है। फिर मामा को परमानेंट खुश करने के लिए एक पोता नहीं एक कम पड़ जाएगा। 2 पोता पोती 2 भी कम है। 3 नहीं, ऐसा करेंगे कम अस कम 12 पोता पोती उनकी गोद में डाल देंगे। वो उन्हीं में मसरूफ रहेंगी। तुमसे लड़ने का वक्त कहाँ बचेगा उनके पास। कंधे उचकाकर वो कमाल कमीनगी से बोला। वह चौंका। हैरत से आंखें फैलाए उसने बुद्ध बनी अमाया को देखा। क्या हुआ? तुम ट्रॉमा में क्यों चली जाती हो? बात बात पर आयश ने हैरत से उसे घूरते तफ्तीश से पूछा। ये 12 बच्चे कौन पैदा करेगा? थूक निगल कर वो संजीदगी से इस्तफसार करने लगी। जाहिर सी बात है, मेरी एक ही बीवी है तो ये बच्चे भी मैं और तुम मिलकर, मेरा मतलब पैदा तो तुम ही करोगी। मैं पूरा सपोर्ट करूंगा तुम्हें। आयश ने चीयर अप करने वाले अंदाज में हाथ का मुक्का बनाए फिजा में लहराते हुए कहा। क्या हुआ? और बच्चे चाहिए? चलो 12 तुम्हारे 12 मामा के मुझे मालूम है। ये सास बहू की चिक चिक कितनी बुरी होती है। अब तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। फर्जी कॉलर झाड़ते वो महानता के सारे रिकॉर्ड तोड़ता आज अमाया को सही का शौक देने के मूड में था। आयश शश। अमाया पैर पड़कती चीखते हुए रोने लगी। हाँ, बस करो मेरी जौजा, इतना चीखूंगी तो कोई मशीन फेल हो जाएगी। अभी तो हम हनीमून पर भी नहीं गए। तुम्हारे फटे गले के साथ जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? ऊपर से चीनू मुनू भी क्या सोचेंगे? अमाया बस पागलों की तरह उस मुंह फट शख्स को घूर रही थी। क्या हुआ चीनू मुनू? नहीं जानती यार, हमारे पहले 2 बच्चे जो हनीमून पर होंगे, मतलब खुश खबर तो लेकर लौटेंगे के ना। पूरे 32 दांतों की नुमाइश करता हुआ आखिर में आंख विंक कर गया। जबी ठा की जोरदार आवाज से एक तकिया उसकी कमर पर लगा था। हाँ हाँ हाँ। अमाया गुस्से से पागल हुई। अब चीजें उठाकर उस पर फेंक रही थी, जिस पर वो कहका लगाते फौरन से भागकर कमरे से निकला। माजी एन, मैं अबीरा, यू नो व्हाट यू आर यू ब्यूटीफुल। चाहे माँ की अनाया काजमी जो बड़े से झूले में झूल रही थी। उसकी बड़ी बड़ी भोरी आंखें फैली बिना आंखें झपकाए उसने झूले के करीब खड़े अबीर को देखा, जिसके शहद रंग बाल माथे पर बिखरे हुए थे। मासूम चेहरा खुशी से खिल रहा था। उसने नरमी से अनाया के छोटे से हाथ में अपनी उंगली थमाई। हाँ 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 हाँ, जिसे थामे वो मुंह में डालने लगी। अबीर खिलखिलाकर हंसने लगा। बहुत कम उसे मौका मिलता था कि वो अनाया के साथ खेल पाता, क्योंकि वो हफ्ते में 1 से 2 बार ही अना के घर आ पाता था और उस वक्त भी अनाया ज्यादातर आलिहान शाह के पास हुआ करती थी। वो चाह कर भी कि भर कर उससे बातें नहीं कर पाता था। इनायत ने कई बार उससे पूछा भी कि वो अनाया के साथ खेलता नहीं, मगर अपनी खामोश तबीयत और कुछ आलिहान शाह के डराने के सब वो कभी माँ को खुलकर बता ही नहीं पाया कि उसे अनाया के साथ खेलने नहीं दिया जाता था। अब भी वो पेट दर्द का बहाना बनाकर स्कूल से लौट आया था और अब 1 घंटे की कोशिश के बाद है उसे अनाया के पास लाने को राजी हुई थी। मैंने कहा था कि दूर रहे उससे, तो सुनता नहीं अबीर। आलिहान जाने कहाँ से भागा चला आया था। अनाया के हाथ में मौजूद उसकी उंगली देख उसने झपट कर अबीर का हाथ थामा, जिसका चेहरा खौफ से स्याह पड़ गया। वो बेसाख्ता ही सर नफी में हिलाने लगा। आहा। आलिहान ने जोर से उसके हाथ पर बाइट किया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से चीखने लगा। ऐना जो शावर ले रही थी, वो जल्दी जल्दी शावर लेकर बाहर निकली तो अबीर को फर्श पर बैठा देख वो घबरा कर उसके करीब गई, जो बुरी तरह से रो रहा था।
5 साला आलिहान शाह अनाया को गोद में उठाए बाहर निकल गया था। अबीर मेरे बच्चे, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? ऐना घुटनों के बल झुकी मुतफक से लहजे में पूछने लगी। आली ने मुझे बाइट किया और ऐन को भी ले गया। वो भीगी शहद रंग आंखों से उसे देखते सब बताने लगा। मेरा शेर बच्चा है अबीर, तो आप रोगे तो मुझे भी सैड लगेगा। आओ हम अभी ऐन को वापस लाते हैं। अना उसके आंसू साफ करते शफकत से बोली तो वो फौरन से मुस्कुराया और जगह से उठते उसके साथ हमकदम हुआ। ऐनी बेबे तुम्हारी बहन है, तुम्हारी फुफ्फो की बेटी, और वो अबीर आपसे छीनना चाहता है आपकी बहन को। अगर अबीर अनाया के साथ खेलेगा तो अनाया आपसे नहीं खेलेगी। आप उसे खेलने ही मत देना ऐनी से। प्लान में एक तरफ कोने में छिप कर बैठे उस नीली आंखों वाले मासूम बच्चे के जहन में थोड़ी देर पहले डैनी की बोली बातें गर्दिश कर रही थी। चाचू ठीक कहते हैं, अबीर चाहता ही नहीं कि टेडी मेरे साथ खेले, इसीलिए वो ऐसा करता है। अब मैं उसे टेडी के करीब नहीं आने दूंगा। वो फिर लब बड़बड़ाया और खुद को देखकर मुस्कुराती अनाया को देखकर खिलखिलाया। मेरी गुड़िया, आप सिर्फ मेरी सिस्टर हो, उस अबीर से नहीं खेलना, आपको वो गंदा है। वो बड़ों की तरह उसे समझाने वाले अंदाज में बोला और अनाया उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसकी कही एक बात उसे समझ आ रही हो। आली बेबे वो गिर जाएगी, मुझे दो। अना उसे ढूंढते वहां पहुंची जिसने गर्दन मोड़े उसके साथ खड़े अबीर को नीली सर्द निगाहों से घूरा, जिस पर वो फौरन से अना की पुश्त के पीछे छिप गया। नो शी इज माइन, मैं क्यों दूं इस अबीर को? उसे कहो अपने मामा पापा से बोले उसे बहन ला दे। वो जिद्दी अंदाज में बोला नो एन शी इज माइन, मुझे एन ही चाहिए। अबीर ने आंसू भरी निगाहों से आलिहान की गोद में मौजूद अनाया को देखकर जिद्दी अंदाज में कहा, जिस पर उसका गुस्सा मजीद बढ़ा। आली आप घर जाओ, एनी को मुझे दो। ऐना आगे बढ़ी और छीनने वाले अंदाज में उसकी गोद से अनाया को लिया और फिर अबीर का हाथ थामे वो अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि आलिहान शाह गुस्से से अबीर की पुश्त को घूरता अपने घर की तरफ भागा। हाल खाना नहीं खाना क्या? वो उसे गोद में भरते छत पर आया, जहाँ ठंड की वजह से पहला कदम रखते ही हुरन ने मुंह उसके सीने में छुपाया। डेविल गहरी निगाहों से उसे देखते आगे बढ़ा और एक तरफ मौजूद चंद बटनों में से एक को दबाया, जिसकी वजह से फौरन से छत पर एक बारीक सी शीशे की लेयर चढ़ी। उसके साथ ही चंद ही लम्हों में टेम्परेचर नॉर्मल हुआ था। हुरन सर्दी की हदत कम होती महसूस करते फौरन से सर उसके सीने से निकालते ऊपर देखने लगी, मगर वाइट कलर के मिरर की वजह से वो आसमान को बखूबी देख रही थी। मौसम एकदम से इतना अच्छा कैसे हुआ था? वो सोच कर ही रह गई। खाना तो नहीं खाना आपने, मैं अब जा सकता हूँ, कुछ काम है मुझे, डेविल ने सुलह जो अंदाज में कहा। उसे नाराज करके वो हरगिज नहीं जा सकता था। हुरन ने दांत पर दांत जमाए। एक ही दिन में बेजार हो गए। किसने कहा था मुझे इस जंगल में लाओ? मैं इसीलिए नहीं आना चाहती थी। खफगी समय अंदाज में वो सफेद गाल फुलाए सर झटक कर बोली तो डेविल ने आईब्रो उचकाते समझने की कोशिश की। अब ऐसा भी नहीं है और मुझे सच में कुछ काम है, वरना मैं आपसे दूर एक पल भी नहीं रह सकता। मोहब्बत से चोर लहजे में कहते उसने सर झुकाए उस परिवश को देखा जो फुल नाराजगी के मूड में थी। प्लीज ऐसे मत देखा करो, अगर मुझे सारी उम्र तुम्हारे साथ रहना है तो तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम गंदी हरकतें नहीं करोगे। हम्मम जैसे कि। वो आगे बढ़ा, लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट को होठों के कोने में दबाए वो रॉकिंग चेयर तक गया। आहिस्तगी से उस पर बैठते उसने हुरन के बालों की जड़ों को सहलाया। आंखें नीची रखकर बात करोगे मुझसे? हुरन ने उसके कंधे पर सर रखते अपनी शरायत कहना शुरू कर दी। ओके दूसरी, डेविल ने आजिजाना अंदाज में कहते उसे दोबारा से बोलने पर उकसाया। मुझे किस विस नहीं करोगे तुम? ये कहते हुए हुरैन का चेहरा लम्हों में सुर्ख हुआ। अथा डेविल दिलकशी से मुस्कुराया। ओके तीसरी, मुअद्दबाना अंदाज में पूछा गया। मेरे लिए व्हील चेयर लाकर दोगे? ओके चौथी। सर कुर्सी की पुश्त से टिकाए उसने दूसरा हाथ हुरन की पुश्त पर रखे नरम लहजे में पूछा, मुझे यूं उठाओगे भी नहीं सबके सामने? आंखें फैलाए वो सोच सोच कर बोल रही थी। ओके पांचवी, बिना तरद्दुद से पूछा गया। मेरे पास नहीं सोगे तुम? ओके छठी, शराफत भरे अंदाज में पूछा गया। सुबह उठकर नमाज भी पढ़ोगे? ओके सातवीं, फौरन से अगली शर्त पूछी हुरन उसके मान जाने पर चौंकी थी। अभी बस यही याद आ रही है, मगर जब मुझे याद आया मैं फिर से बता दूंगी। उसने याद दहानी करवाना लाजमी समझा ताकि वो बाद में मुकर ना जाए। मुझे आपकी सारी शरायत मंजूर है जानम, बशर्ते कि आप मेरे साथ रहें। हुरन शाह के पास अब बोलने को कुछ नहीं बचा था। वो लब से उसके कंधे से लगी हुई थी। उसे यकीन था कि उसके डैडा उसे ले जाएंगे, इसीलिए वो पहले पुरसुकून रही थी, मगर अब वो जान चुकी थी उसके डैडा की पहुंच से बहुत दूर वो उसे जबरदस्ती ले आया था, इसीलिए ये शरायत रखना जरूरी था। उसकी आंखें बोझल होने लगी, हालांकि वो सोने की आदी नहीं थी, फिर भी उसके बालों में घूमता डेविल की उंगलियों का लम्स उसे पुरसुकून करते नींद की वादियों में ले गया। थोड़ी ही देर में वो उसकी पनाहों में गहरी नींद सो चुकी थी। डेविल आहिस्तगी से उठा, फूंक फूंक कर कदम उठाते वह रूम में वापस आया। हुरन के सोने का यकीन होते ही उसने बेहद एहतियात से उसे बिस्तर पर डाला। कंफर्टर दुरुस्त करते उसके चेहरे पर आती जुल्फे पीछे की, तुम सुकून हो मेरा हूर, भला कोई अपने सुकून से दूर रह सकता है। बेहद नरमी से उसकी पेशानी पर बोसा दी वो पीछे हुआ। अपना कोट दुरुस्त करते वो रूम से बाहर निकला। ले जाओ खाना। बाहर खड़े शेफ से उसने सर्द लहजे में कहा
और फिर पीछे खड़ी केत को देखा। रूम के बाहर रहना और उठे तो उसे किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसका लहजा हर किस्म की रियायत से आ रही था। केत जो उसके हुस्न में गुम यकटक उस हसीन मर्द को देख रही थी। उसने चौंक कर सर असबात में हिलाया। डेविल भारी कदमों समेत बाहर की सिमत बढ़ा। जबकि केत ने एक निगाह उसकी चौड़ी पुश्त पर डाले। ठंडिया भरी जुनून। इश्क का एपिसोड 64 पार्ट 1 राइटर ज़ैनब राजपूत। माजी मैंने कहा था आपसे आप ही। अबर अभी बच्चा है, आप उससे ऐसी बातें मत करें। आप दोनों सोच भी नहीं सकती कितना बुरे तरीके से वो दोनों झगड़े हैं। और ऊपर से आलिहान ऐसे घूर रहा था जैसे वो अबर को जान से न मार दे। महज 5 साल के बच्चे हैं वो दोनों। जहाँ लोगों के बच्चों को खेल से फुर्सत नहीं, वहाँ ये दोनों इस मासूम पर झगड़ रहे हैं जिसे खुद नहीं पता ये सब चल क्या रहा है। हया ने हाथ मसलते ऐना की गोद में मौजूद इस नर्म रूई से वजूद को बाहों में भरा। हरमीन ने तासुब से कंधे उचकाए। वो सभी जानते थे अनाया के मामले में हया कितनी पागल थी। मैं आलिहान को समझाऊंगी, हरमीन ने गला खनखारते हुए कहा। हकीकतन वह थक चुकी थी बेटे को समझा समझा कर, जो किसी की सुनता नहीं था। आप जानती हैं इन सब में मेरी एंजल डिस्टर्ब हो रही है। आलिहान आता ये पूरा दिन अनाया के साथ खेलता रहता है। बाकी बच्चे उसे अच्छे ही नहीं लगते, मगर अबीर और एंजल से उसे अल्लाह वास्ते का बैर है। वो पूरा दिन बहन को उठाने को तरसती है और आली उसे गुस्से से चहिड़क देता है। वो मासूम खामोशी से चली जाती है। जानती हैं कल रात को इसने पहली बार फरमाइश की कि वो अनाया को अपने पास सुलाना चाहती है। मैं इतनी बातें नोट कर पा रही हूँ। बच्चों में होती तब्दीलियाँ, आली का दिन बदन बदलता रवैया। आप सबको अब बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए और हो सके तो प्लीज हरमीन बेबी प्लान कर लो। तुम्हारी बेटी होगी तो आली की तवज्जो अनाया से हट जाएगी, जो कि फिलहाल जरूरी है। अन्ना ने अपने कई दिनों की नोट की बातें इन दोनों को गोश गुजार की। आली और अबीर इसके घर पर ही ज्यादा वक्त इसकी आंखों के सामने गुजारते थे, इसी वजह से वो इन पर ज्यादा तवज्जो दे रही थी। दूसरी वजह अनाया भी थी, जो 6 माह की उम्र में ही आली हैन से अटैच हो चुकी थी। मैं कुछ करती हूँ, हरमीन ने गहरी सांस भरते कहा। एना क्या मैं आज के लिए एनी को ले जाऊं? इसके फूले फूले सफेद गालों को चूमते हैं ने मासूमियत से पूछा, जिस पर अन्ना ने बेबसी से सर पर हाथ मारा। हाल तबरेज आप अकेले चले जाए प्लीज। मुझे क्यों साथ ले जा रहे आप? लैपटॉप प्रॉमिसरूफ तबरेज पर एक निगाह डाले माहा ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा। चला तो मैं जाल जान, मगर ये हुक्म आपकी एक अदद सगी सास का है कि आप भी मेरे साथ जा रही है, तबरेज ने मसरूफ अंदाज में कहा, जबकि माहा पैकिंग कर रही थी। मैं तो वहाँ किसी को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, वहाँ इसके अपने ही अलग से अंदेशे थे। तबरेज लैपटॉप ऑफ करते उठा। मुस्कुराकर उसके करीब जाते इसने पीछे से उसे हिसार में लिया। वो सब हमारी फैमिली है माहा, ट्रस्ट मी, तुम वहाँ जाओगी तो वापस आने का दिल नहीं चाहेगा, तबरेज ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर माहा की दिलचस्पी बढ़ी। आप कह रहे हैं तो फिर मुझे भी जाना चाहिए। वो सर इसके सीने में छुपाए खिलखिलाई, जिस पर तबरेज ने उसके सर पर बोसा दिए उसे खुद से लगाया। थोड़ी ही देर में इनकी फ्लाइट थी और पैकिंग भी तकरीबन हो चुकी थी। मैं चेंज कराऊं? तब तक तुम सामान देख लो, कुछ रह ना जाए, तबरेज ने मुस्कुरा कर कहा और ड्रेस उठाए वो वॉशरूम में चला गया। माहा एक बार फिर से सारी पैकिंग चेक करते तसल्ली होने पर मुड़ी कबर्ड का दरवाजा खुला हुआ था। उसने अजलत में दरवाजा बंद किया। जब आंखों में कोई चीज खटकी, माहा ने चौंक कर कबर्ड दोबारा से खोला तो वहाँ फाइल देख वो चौंकी। फाइल? ये तो मेरी फाइल है। हॉस्पिटल की माथे पर बल डाले उसने फाइल निकाली। माहा क्या कर रही हो? तबरेज शर्ट लेस सा भीगे बालों में इसके पीछे खड़ा इसके हाथ से फाइल छीन गया। माहा चौंक कर मुड़ी। उसके चेहरे पर संजीदगी देख वो सहमी। तब तबरेज वो मैं तो बस छोड़ो इस फाइल को और जल्दी से चेंज करो, बिल्कुल सपाट लहजे में कहते इसने फाइल दोबारा से कबर्ड में रखी फाइल ही तो देख रही थी। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? माहा ने नम निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, जिस पर वो कुछ भी ना बोला। माहा ने आंखें रगड़ते ड्रेस उठाया और गुस्से से वॉशरूम में घुसी। तबरेज ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की और इस फाइल को कपड़ों के नीचे रखा और कबर्ड को तेजी से लॉक कर दिया। क्या हुआ इन्हें? इनायत की नब्ज चेक करते डॉक्टर ने पीछे खड़े आलिहान से पूछा। डॉक्टर आप हैं, अपना काम करे, इसे ठीक करे और जाए यहाँ से, इसने सपाट लहजे में कहा। तो डॉक्टर ने गहरी सांस भरी। क्या लगती है ये आपकी? डॉक्टर ने तफ्तीश भरे अंदाज में एक निगाह इस मासूम लड़की पर डाले फिर से सवाल पूछा। क्या आपने इश्तेहार छपवाना है? जितना कहा है इतना करे और जाए यहाँ से। शी इज प्रेग्नेंट, डॉक्टर ने आंखें फैलाए संजीदगी से कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो आलिहान को आगाह कर रही हो। मैं जानता हूँ, आप बस ये बताए इसे हुआ क्या है और ये ठीक कैसे होगी। आलिहान ने बेतासुर निगाहों से इनायत को देखा। मेरे ख्याल से काफी टेंशन और स्ट्रेस की वजह से ये बेहोश हो गई है। थोड़ी देर तक इन्हें होश आ जाएगा। मैं इंजेक्शन वगैरह नहीं दे सकती इन्हें, क्योंकि बिना प्रॉपर चेकअप के ये हार्म हो सकता है, डॉक्टर ने संजीदगी से कहा। एटलीस्ट कोई पेन किलर दे दे, ताकि अगर इसे कहीं पेन हो तो मैं इसे दे सकूँ। ओके, आई विल गिव यू। बेबी कहाँ हो तुम? मैं पहुंच आई हूँ। एमी के हसीन चेहरे पर बल सिमटे हुए थे। ओके, मैं बस पास में ही हूँ, इसने अजलत भरे अंदाज में कहते कॉल कट की। जब एकदम से बारिश बरसना शुरू हुई। एक तो मलेशिया के मौसम की भी समझ नहीं आती,
कभी भी बारिश होने लग पड़ती है। दांत पीसते वो बेजारगी से बड़बड़ाते आगे बढ़ने लगी। छाता ना होने की वजह से इसके कपड़े मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। कौन है, रास्ते से हटो। वो अभी इमारत के सामने पहुंची ही थी जब इसके रास्ते में एक बड़ी सी गाड़ी आ रुकी। एमी ने आंखों पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में गुर्राई, हेलो स्वीट हार्ट। माँ उसे अपनी पुष्ट पर किसी की भारी पुरसरारियत भरी सरगोशी सुनाई दी, जिस पर वो अगले ही लम्हे चौंक कर मुड़ने लगी। मगर मुकाबिल ने बड़ी होशियारी से उसे पीछे से झपटते महसूस रख दबाई, जिस पर वो समझने या हमला करने से पहले ही बेहोश होते इसकी बाहों में झूल गई। मुकाबिल की सियाह आंखों में हरारत से उभरी, लबों के कोने फतह मंदी से मुस्कुराए। कमर में दर्द महसूस करते उसके चेहरे पर तकलीफ दह तासरात उभरे। नींद में ही उसने हाथ से अपनी कमर को दबाया और हाथ फैलाए वो बिस्तर पर करवट बदलने लगी, जब अचानक अपना हाथ किसी अजीब सी चीज पर महसूस हुआ। पहले पहल तो उसके चेहरे पर करख्तगी का उनसुर उभरा और फिर सियाह झील सी आंखें खोल इसने जैसे ही सामने देखा, इसका सांस रुक सा गया। वो नीली आंखों वाला शख्स इसके बेइंतहा करीब लेटा इसके चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था। इनायत ने खौफ से पागल होती धड़कनों के शोर में अपने हाथ को देखा जो उसकी भूरी शेव पर था। वो आधे से ज्यादा इसके सीने पर लेटी हुई थी। इस बात का इदराक होते ही वो झट से उठी। इसके घने बाल अचानक से उठने के सबब आली हन शाह के चेहरे पर झूले। इससे पहले कि वो बिस्तर से उठती, आली हन ने अपना भारी हाथ उसकी नाजुक कमर के बीच हमायल करते उसे अगले ही लम्हे अपनी तरफ खींचा। इनायत एक ही झटके में इसके सीने से जा लगी। इसने आंखें खौफ से फैलाए उसे देखा, ऐसे जैसे यकीन दहानी कर रही हो कि ये सच है, इसका कोई ख्वाब नहीं, लेट जाओ। वो एकदम से उठा, इनायत को दोनों शानों से थामे। इसने नर्म मगर सपाट लहजे में उसे हुक्म दिया, न नहीं, मुझे घर जाना है, चचा छोड़ो मुझे। उसके हाथ पीछे करते वो गुस्से से चिल्लाई। आंखों के आगे एक पल में अंधेरा सा छाया, जिस पर वो लड़खड़ाकर बेड पर बैठी आंखें बंद करते खोलते इसने आगे पीछे निगाह दौड़ाए अपना दुपट्टा ढूंढना चाहा, जो कि आली हन शाह के पास पड़ा था। इनायत बिना डरे तन फन करती उसके पास गई और जोर से दुपट्टा खींचा। बैठो, मुझे कुछ बात करनी है, संजीदगी भरे अंदाज में कहते उसने इसका बाजू थामना चाहा। मुझे अब कोई बात नहीं करनी। चप्पल अड़ासते वो बाहर को भागी, जिस पर आली हन शाह ने गुस्से से दांत पीसे वो बेड से उठा। इसका मोबाइल फोन जेब में रखते वो लंबे लमडक भरते बाहर निकला। इनायत ततत, क्या समझती हो तुम खुद को, एक बार बोली, कोई बात समझ में नहीं आती तुम्हें। सीढ़ियों के करीब ही उसने गुस्से से उसकी कलाई जबरते उसे दीवार से पिन किया। अब मुझे कुछ भी नहीं समझना आली हन शाह, तुमने साबित कर दिया कि तुमसे घटिया शख्स कोई हो ही नहीं सकता। तुम मेरे जायज बच्चे को नाजायज कह रहे थे, ये गुनाह था तुम्हारा, जिसकी माफी तुम्हें इस जन्म में तो क्या मैं रोज कयामत भी नहीं देने वाली। तुम क्या जानो एक लड़की के लिए इसकी इज्जत नफ्स क्या मायना रखती है। तुम्हें तो बस धौंस जमाना आता है, इसी वजह से आज तुम अकेले आली हैं और सारी जिंदगी अकेले रहोगे। मैं घर जाकर सबको सच सच बता दूंगी। इसके बाद सारी दुनिया जानेगी कि मेरी औलाद नाजायज नहीं बल्कि आली हन शाह की जायज औलाद है, जो इसके नाजायज कामों का नतीजा है। वो गुस्से से इसके सीने पर हाथ रखती उसे खुद से दूर धकेलते बाहर की तरफ भागी। शट! आलिहान ने जब्त से सुर्ख हो रही नीली आंखें मीचते अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ा। उसे बखिफाजत पहुंचाना उसकी अना से ज्यादा जरूरी था। जब ही वो उसकी अक्ल ठिकाने लगाने का सोच अब लंबे लंबे डग भरता बाहर निकला। जुनून ए इश्क एपी 64 पार्ट दो राइटर जैनब राजपूत, ये सब ठीक नहीं हो रहा। अना, पहले मेरा आली मुझसे दूर हुआ, अब हुरन और अंबर भी। हरमीन की तबीयत नासाज थी। ऐना नाराज होकर भाई के घर आ चुकी थी, जहां बहुत कोशिश के बावजूद भी अनाया और वियाम को एंट्री नहीं मिल पाई थी। वो दोनों बाप बेटी काफी देर बाहर गेट पर खड़े रहे, फिर ना उम्मीद होकर लौट गए। हुरैन बहुत जल्द आ जाएगी, हरमीन भाई गए हैं, उसे लेने वो छोड़ेंगे नहीं उस लड़के को। उसका सर सहलाते ऐना तख्युल में ही डेविल को गुस्से से देखकर बोली। नैना और वरियाम भी यहीं थे, क्योंकि आलियान शाह वापस जा चुका था हुरन को लेने, जिसमें अब तैमूर उसकी मदद करने वाला था। अबीर को कुछ नहीं होगा, वो बहुत बहादुर है और जल्द वो खुद पर लगे सारे इल्जामात साफ कर देगा। ऐना की आंखों के सामने वो छोटा सा अबीर अलवी घूम रहा था, जिसके लिए ऐना सबसे ज्यादा अहम थी। गहरी सांस भरते उसने बेड से टेक लगाई। तुम सो जाओ हरमीन, वरना बुखार जोर पकड़ लेगा। ऐना ने उसे समझाना चाहा, जो किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी। सोच रही हूँ ऐना, मेरी बच्ची की जिंदगी में क्या हो रहा है। पहले बचपन छिन गया, फिर चलने की सलाहियत, और अब वो पागल लड़का। अगर हुरन का सच मालूम होने के बाद उसने मेरी बच्ची को कुछ कर दिया तो। हरमीन ने सर उठाए, खौफजदा सी निगाहों से ऐना को देखा। तो ख्वा मखवा में परेशान मत हो, अगर उसे हुरन को हर्ट करना होता तो वो कब का कर चुका होता। तुम जानती हो हुरन किसी अजनबी के साथ ज्यादा दिन नहीं रह सकती, वो भी किसी लड़के के साथ। ये तो कॉलेज जाने की वजह से उसका डर कुछ कम हो चुका है, मगर वो अब भी लोगों से डरती है। अगर वो उस लड़के के साथ अब तक है तो मतलब वो अब उसके लिए अजनबी नहीं रहा। ऐना ने रसान से उसे समझाया तो हरमीन थोड़ा पुरसकून हुई थी। वैसे वो लड़का बुरा नहीं था ऐना, उसकी आंखों में हुरन के लिए वही जुनून था जो मैंने अपने भाई की आंखों में तुम्हारे लिए देखा है हमेशा से ही।
हरमीन उस खूबरू नौजवान को याद करते खोई हुई सी अंदाज में बोली, तो ऐना चौंकी, ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। वियाम जैसा पागलपन और जुनून किसी में नहीं हो सकता। उसने कभी मुझे अपनी वजह से हर्ट नहीं होने दिया। तुम जानती हो वो कितना अलग है बाकी सबसे, फिर तुम ये कैसे कह सकती हो? अन्ना ने हैरत से इस्तफसार किया, क्योंकि वो बीवी थी वियाम की। उसका पहला और आखिरी इश्क उससे बेहतर उसके शोहर को कैसे जान सकता था कोई? मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। उसने गार्ड को गोली मार दी, ऐना सिर्फ इस वजह से कि वो हुरन को डरा रहा था और उसका रवैया ऐसा था जैसे वो किसी बच्ची को ट्रीट कर रहा हो। हरमीन ने पुरसोस से अंदाज में उस दिन के गुजरे हर वाक़े को सोच व बचार कर उसे आगाह किया। अगर सच में ऐसा है तो हमारी हुरन के लिए उससे बेहतर हम सफ़र कोई हो ही नहीं सकता। ऐना ने पुरयकीन लहजे में कहा, अगर तुम्हारी दोबारा मुलाकात हुई तो मुझे बताना, मैं देखना चाहती हूँ उस लड़के को। एक अजीब सी कशिश थी उस लड़के में। ऐना का दिल बार बार उसकी जानिब भुमक रहा था। वो वजह नहीं जानती थी, मगर फिर भी वो उसे देखना जरूर चाहती थी। हम जरूर, इनायत कहाँ रह गई? रात हो रही है, उसे कॉल करो और वापसी पर यहीं बुला लो। हरमीन ने इनायत का याद आने पर ऐना को याद दिलाई, जो अपनी दोस्त से मिलने का कह कर गई थी। हाँ, तबीयत खराब थी उसकी, फिर भी चली गई, कुछ परेशान सी थी। मैं जितना मर्जी कह लूं, वो लड़की अपनी परेशानी कभी शेयर नहीं करती, बेबसी से मुस्कुराकर कहती है। ऐना ने मोबाइल फोन में से उठाया, इनायत का नंबर डायल किया। दरवाजा चर की आवाज से खुला, जिसके साथ ही उस अंधेरे कमरे में रोशनी बिखरी। बेड पर अंधे मुंह पड़ी एमी ने आंखें जोर से मींच कर खोली। कौन हो तुम? हाथ खोलो मेरे ब्लडी। डार्लिंग होने वाले शौहर को गालियां नहीं देते, बुरी बात है, पुरस्रार आवाज में कहते उसने दरवाजा अंदर से लॉक करते लाइट्स ऑन इन की। कमरा रोशनी से नहा गया। एमी ने चौंक कर सामने वाले को देखा। अनिल हैरत व बेयकीनी से उसे देखा। वो आंखें फैलाए बोली, तुम मुकाबिल मुस्कुराया। क्या यार, मैं बीमार, क्या हुआ? तुम अपनी ही शादी से भाग गई। मेरा मतलब शादी तो होने वाली थी, फिर ऐसे कोई भागता है भला? जैकेट के फर्जी कॉलर झाड़ता हुआ वो दिलकशी से मुस्कुराते उसके करीब बैठा और आराम से उसके हाथ खोले। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एमी के हाथ बांधो। वो गुस्से से दहाड़ कर उसे मारने को लपकी, मगर मुकाबिल बैठा। अनिल अलवी ने बहुत आराम से उसके चलते हाथों को कंट्रोल करते उसे झटके से घुमाए, उसकी पुश्त सीने से लगाई। अभी तो हाथ बांधे हैं, तुम्हें बांधना तो बाकी है। उसके कान के करीब झुकते उसने गंभीरता से सरगोशी की। एमी का हसीन चेहरा लम्हों में बेजारियत समेटे सुर्ख पड़ा। वो आगे ही उन सब की यादों से निकल नहीं पा रही थी। ऊपर से अनिल का दोबारा से उसके सामने आना उसके लिए मुश्किलात बढ़ा रहा था। वो सब महज एक धोखा था। अनिल, तुम्हारी और मेरी जिंदगी बहुत अलग है। अगर तुम मुझे अरेस्ट करने आए हो तो तुम्हारी भूल है कि मेरे ही इलाके में आकर तुम मुझे ले जा सकते हो। एमी ने बेतासीर निगाहों से उसकी सियाह गहरी आंखों में देखते बेलचक अंदाज में कहा, बिल्कुल सुनिए, मैं तुम्हें अरेस्ट करने ही आया हूँ, मगर ये कैद तुम्हें तो उम्र काटनी पड़ेगी, वो भी मेरी बाहों में। उसके वजूद की खुशबू अनिल अलवी की जिंदगी की रमक थी। उसके अंग अंग से सरशारी फूट रही थी। एमी ने नाक चढ़ाए उसके पेट पर वार किया, जिसके सबब अनिल की गिरफ्त ढीली पड़ी। तुम इंतहाई घटिया इंसान हो। मेरी शादी नक से होगी, वो भी कल ही, क्योंकि मैं उसे लव करती हूँ। तुम कभी अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो पाओगे। गुस्से से चिल्लाकर उसे अपने इरादों से आगाह करती, वो अनिल के शौक होने का फायदा उठाकर फौरन से दरवाजा खोल बाहर को भागी। जबकि अनिल साकित सा बैठा हुआ था। उसकी बात की वो नक से प्यार करती है अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। ध्यान से खेलना गबरू, कहीं उसके हाथों जाया मत हो जाना। रस्सियों से बने उस बड़े से मैदान के चारों अतराफ छोए छोटे बच्चे, जो सिर्फ शलवार पहने हाथों में डंडे उठाए हुए बैठे थे। मैदान के अंदर एक काफी लंबा चौड़ा भरपूर जसामत का हामिल शख्स खड़ा अंदर दाखिल होते अबीर अलवी को घूर रहा था। तुम तैयारी करो, मुझे आज ही यहाँ से निकलना है। शहद रंग आंखों में खून की सुर्खी समेटे वो बेलचक अंदाज में बोला, जिस पर पूजा ने चौंक कर उसे देखा। उसकी शर्ट पर लगे एक मिनी कैमरे से ये मंजर देखते वो सभी चौंके। डैनी ने चौंक कर एचआर को देखा, जिसने कंधे उचकाए। ये एक डॉक्टर है, हड्डियां जोड़ना जानता है, तोड़ना नहीं। अभी नीचे पड़ा करा रहा होगा। मार्क ने खिलखिलाकर तनाफुर से सर झटकते हुए कहा, जबकि बॉस खामोश साकित निगाहों से उस स्क्रीन को देख रहा था। जगविन लोग उस आदमी का नाम बुलंद आवाज में लेते उसे सराह रहे थे, जबकि अबीर अलवी के दिल व दिमाग में अभी तक उसके बाप की कही बातें, वो नफरत भरे रवैये गर्दिश कर रहे थे। वो आदमी बड़ी महारत और तेजी से छलांगे लगाता अबीर को जख्मी कर गया। उसके हाथों में कोई तेज धार आला था, जिससे उसने अबीर की गर्दन पर गहरा जख्म कर दिया था। वो लड़खड़ाया, बेतासीर निगाहों से अपनी गर्दन को छूते उसने हाथ अपनी आंखों के सामने किया। बस एक और वार और यह चूजा तो। मार्क ने व्हिस्की का गिलास उठाते कश लगाते लुकमा दिया। पूजा मुंह पर हाथ रखे हैरत से अबीर की पुश्त को देख रही थी। अबीर ने सपाट चेहरे से सामने खड़े शख्स को देखा, तीखी नाक मगरूरियत से चढ़ाई। ये बिया। जैगविन जैसे ही उस पर दोबारा से हमला आवर हुआ, सब सांस रोके उस मंजर को देख रहे थे, जहां जैगविन अपने मखसूस अंदाज में एक टांग से उसके मुंह पर वार कर रहा था।
मगर सेकंड के आखिरी हिस्से में उसके टांग को फिजा में उछालते अबीर ने बहुत ही महारत से पीछे से दबोचा। बॉस आंखें फाड़े उसे देख रहा था, जिसने एक लम्हे में उसकी टांग दबोचते उसके पेट पर वार किया, जिस पर वो कई फीट दूर जा गिरा। पूजा आंखें फाड़े अबीर को देख रही थी, जो कंधे को झटक कर वापस मुड़ा। वो हीरो वो उठ गया। पूजा ने उसे वार्न किया, जिस पर उसकी शहद रंग आंखों में अजब सी चमक उभरी। गर्दन नफी के अंदाज में मोड़े उसने तिरछी निगाहों से कदम रोके पीछे देखा, जहाँ जैगविन करा कर जमीन बोस हुआ था। उसके साथ ही माहौल में खामोशी छा गई। क्या सोचा था तुमने मार्क? शायद तुम जानते नहीं, ये भावों का बेटा है, वो भावों जिससे अच्छे अच्छे डरते थे। खून का असर तो होगा ना, बॉस ने गहरे पुरअसरार लहजे में कहा, जिस पर डैनी मुस्कुराया। बिल्कुल ठीक कहा बॉस, हमें पहले ही अबीर को चूज करना चाहिए था। वैसे अब भी कोई देरी नहीं हुई, भावों को भाव का बेटा ही तबाह करेगा। हा 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 हा, पुरसोज अंदाज में कहते वो कह खा लगा उठे। अब बस उन्हें कल का इंतजार था, जब अबीर अलवी उनके सामने होता। अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं? आओ हम घर छोड़ दे आपको। सड़क के किनारे पर पहुंचते ही इनायत के कदम थमे, जब सामने से आते 3 लड़के उसे देख खबासत से मुस्कुराकर उसकी जानिब बढ़ने लगे। इनायत ने घबराकर चेहरा दुपट्टे में छुपाया और तेज तेज कदम उठाए वो आगे बढ़ने लगी। अरे सुने तो, इतनी रात को कहाँ जाएंगे आप? लिफ्ट ले लेना। हाँ हाँ हाँ। अरे सुनो तो, उनमें से एक ने लपक कर इनायत का दुपट्टा पीछे से थामा, जिस पर सांस रोके वो खौफ ज़दा सी आंखें फैलाए रुकी। तभी सामने से आती गाड़ी बड़ी स्पीड से उनकी तरफ बढ़ी। अबे कौन है? साले मारेगा क्या? हॉर्न बजाती वो जीप तेजी से उन तीनों की तरफ बढ़ती जा रही थी, पर जिस पर उस लड़के ने घबराकर इनायत का दुपट्टा छोड़ा। इनायत ने तेजी से आंखों से बहते आंसुओं को हाथों से रगड़ा। जब जीप उसके पास रुकी, हाँ आ जाओ, बहन को घर छोड़ आओ। जीप से निकलते वो सर्द निगाहों से उन तीनों लड़कों को देखता गर्राया था। इनायत लब नीचे वहां से जाने लगी, जब आलिहान शाह ने एक लम्हे में उसकी कलाई दबोची, जिस पर वो सिसकते गुस्से से उसे घूरने लगी। हाथ छोड़ो, वो धीमी आवाज में चिल्लाई, मगर उसकी किसी भी बात का मुकाबिल पर कोई असर नहीं हुआ था। देख क्या रहे हो? अब छोड़ने नहीं जाना क्या? आओ, बहन है तुम्हारी, डर क्यों रहे हो? वो इनायत का बाजू थामे उसे जबरदस्ती घसीटकर उन लड़कों की तरफ ले जाने लगा। लगता है ये कोई पागल है, उससे पहले कि कोई लफड़ा हो। निकलो यहाँ से। उनमें से बीच खड़ा एक मुंही मुंह में बड़बड़ाया, जिस पर वो तीनों ही भागने लगे, मगर आलिहान शाह उनसे भी ज्यादा तेजी से भागकर आगे से उनके सामने हुआ। जानते हो कौन है? किसकी बीवी को छेड़ने की जरूरत की है तुम तीनों ने? नीली आंखों में गजबनाक सुर्खी समेटे वो गर्राया तो वो तीनों खौफजदा से एक दूसरे को देखने लगे। इनायत वहशत ज़दा सी निगाहों से आलिहान को देख रही थी, जिसके चेहरे पर हद से ज्यादा संजीदगी छाई हुई थी। उनमें से एक फौरन से साइड से भागने लगा, जिससे आलिहान ने गर्दन के पीछे से उसे दबोचा। आहे भाई छोड़ दो, गलती हो गई हमसे। उनमें से एक खौफजदा सा हाथ जोड़ते बड़बड़ाया, मगर आलिहान शाह बिना कुछ कहे एक को गर्दन से दबोचे नीचे पटका। चंद ही मिनटों में वो उन तीनों को मार मार कर उनका हश बिगाड़ चुका था। इनायत खौफजदा निगाहों से उसका पागलपन और उन लड़कों की हालत देख सहम सी गई। वह एकदम पीछे को कदम उठाए अंधाधुंध पीछे को भागी थी। उसे यूं भागता देख चेहरे पर आए पसीनों को बाजू से साफ करता अपनी जेब की तरफ बढ़ा। जुनूनी इश्कुफ सपस और 65 पार्ट एक रैठा। जैनब राजपूत, आहा माम आराम से करे, मुझे दर्द हो रहा है। बुशरा बेगम घबरा कर उसे देखने लगी, जिसका चेहरा दर्द की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। सॉरी बेटा, हाथ लग गया। उसकी तरफ देखकर बुशरा बेगम घबरा कर बोली। रेहान कराहा कर उन्हें देखने लगा। देख ले मेरी हालत और अपने शौहर को बता दे, ये सब इस इनायत की वजह से हुआ है। उसका बॉयफ्रेंड मेरा ये हाल कर गया है। ऊपर से उनमें से एक भी शख्स मेरी आदत को नहीं आया। उसके दोनों हाथ तक्कों पर पड़े हुए थे, सर पर और दोनों हाथों पर सफेद रंग की पट्टी चढ़ी हुई थी। बेटा मुझे तो वो 30 साला लड़की पहले से ही पसंद नहीं थी। अगर इतनी ही अच्छे थे वह लोग तो अपनी छोटी का रिश्ता देते हैं ना। जानबूझकर वो लड़की हमारे मत्थे मारी जिसे कोई ले नहीं रहा था। बुशरा बेगम फिर से तिलमिलाकर बोली। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही चला आ रहा था। रेहान जो ज्यों माँ को भड़काता, वो गुस्से से पागल होकर इनायत के खिलाफ बोलने लगती। ऊपर से लड़कों के साथ ताल्लुकात भी हैं उसके माम। बस आप जाकर कल ही इनकार कराए, मुझे नहीं करनी शादी इस लड़की से। रेहान जानता था कि अगर बात निकली तो सारा इल्जाम इसी के सर पर आएगा, इसीलिए वो माँ को भेजकर किसी भी तरह सारा मामला रफा दफा करना चाहता था। मुंह बंद करो नालायक, तुम्हारे खुद भी कितनी लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं। तुम खुद ही तो कह रहे थे कि ऐसा होना आज कल आम है, तो अब इस बात को आम ही कर दो। मजहर साहब रूम के बाहर से ही उनकी सारी गुफ्तगू सुन चुके थे। जब ही रूम में आते हुए वो सख्त लहजे में बोले, आपको हो गया है मजहर, गोलियां मारी गई है मेरे बच्चे को। गोलियां, और आप कह रहे हैं कि रफा दफा करो। हाँ रफा दफा करो। उन काजमीज के आधे से ज्यादा जायदाद इस इनायत की नाम पर है। वो लड़की सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। मैंने सारा बायोडेटा निकाल लिया है। रेहान और तो और वो वियाम मेरे साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला तो हमारा सारा कर्जा चुटकियों में उतर जाएगा।
वैसे भी तुमने बस निकाह करके उसकी सारी जायदाद किसी तरह से अपने नाम करवानी है, बाकी निकाह हुआ तो तुम जो जी में आए वो करना, बस ये निकाह नहीं रुकेगा। रेहान संजीदगी से बाप को सुन रहा था। वैसे भी किसी ना किसी तरह वो खुद भी इनायत और उस लड़के को जेर करना चाहता था और उससे बेहतर कोई और सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता था। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माम आप 1-2 दिन तक जाएं और निकाह की तारीख लेकर वापस आएं। एक बार निकाह हो जाए, इस इनायत की सारी अकड़ तो मैं खुद निकालूंगा का, पूरा सरारियत से कहते हुए वो कहका लगाते हुए हंसा। थैंक्स जवेरिया डार्लिंग, तुम जाते जाते मेरे लिए बहुत कुछ कर गई हो। अब दोज़ख में आराम से रहो। मोबाइल फोन पर स्क्रॉलिंग करते जवेरिया की तस्वीर अचानक से सामने आने पर वो मुस्कुरा कर बोला, साथ ही इस तस्वीर को डिलीट कर दिया। माँ उसकी नज़र एक पुरानी सी फैक्ट्री से निकलती हुई अनाया पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखों में खुमार उतरा। आई लुक इट, कैसे मेरी मासूम जान अपने जालिम शौहर की बेगुनाही के सबूत अकेले ही ढूंढ रही है। वेरी बैड अबीर, अगर इतनी प्यारी बीवी मेरी होती तो मैं उसे कभी भी अकेले नहीं छोड़ता। अब देखो ना, अगर ऐसी सुनसान सड़कों पर हुस्न यूं ही मंडलाएगा तो मुझ जैसे आशिकों को तो आना ही पड़ेगा। वैसे भी वो मेरी स्टूडेंट है और अकेली भी, सारा तो चाहिए होगा। मुस्कुराकर सीट बेल्ट खोलता वो गाड़ी से बाहर निकला। मैं आ रहा हूँ जान। ओहे सॉरी बहराम की जान। हाँ 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 हाँ। बालों में हाथ चलाते हुए वो आगे बढ़ा और चंद ही कदमों के बाद वो फिर से रुक गया। हाँ पहुंचो, उसे डराओ, मगर एक बात याद रखना, अगर उसे हाथ लगाने की गलती की तो तुम में से कोई भी किसी को दिखने के काबिल नहीं रहेगा। रख फोन कामचोर। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते वो मोबाइल फोन जेब में रखते हुए आगे बढ़ा। हाँ कुछ खास नहीं मिला, मैं बस वापस आ रही हूँ। कान में लगे हुए एयरपॉड को डिस्कनेक्ट करते वो जैसे ही आगे बढ़ी तो चंद गुंडों ने उसे चारों तरफ से घेरे में ले लिया। देखो मेरा मूड पहले से ही बहुत खराब है, अगर सलामती चाहते हो तो चले जाओ सब के सब यहाँ से। शहादत की उंगली उठाए उन सबको वार्न करते वो जैसे ही आगे बढ़ने लगी, उन सभी ने घेरा तंग कर दिया। बॉस क्या कहता है, हो जाए दो हाथ। उनमें से एक ने आंख विंक करते अपने बॉस को देखकर पूछा, जिसने मुस्कुराकर गर्दन को हाँ में हिला दिया। इस लड़के ने हामी मिलते ही जैसे ही अनाया को छूना चाहा, अनाया ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर चढ़ा, जिस पर वो कराह कर पीछे हुआ। बाकी सब भी उनको देखकर घबरा कर पीछे हुए। क्या हुआ, डर गए क्या? भूरी आंखें तिरछी की उन सबको देखकर वो मुस्कुरा कर पूछने लगी, कौन है वहाँ? अपनी पुश्त से आती किसी की भारी आवाज पर अनाया समेत वो सभी गड़बड़ाए। लगता है कोई आ गया है, भागो। वह सभी गड़बड़ाए और एक साथ पीछे को भागने लगे। अनाया ने सर नफी में हिलाया और मुड़कर अपने पीछे की सिम देखा, कौन है? बहराम माथे पर बल डाले आगे आया तो वहाँ अनाया को देखकर चौंका। अनाया तुम? उसकी चीख इस कदर शॉकिंग थी कि अनाया ने गहरी सांस भरते हुए सर हाँ में हिलाया। वैसे ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए सर, क्या आप यहाँ पाकिस्तान में, वो भी इस जगह पर कैसे? आईब्रो चकाते वो अपनी भूरी आंखें घुमाए संजीदगी से पूछने लगी। वो किसी काम से पाकिस्तान में आया हूँ और रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो सोचा क्यों ना आज गाड़ी में ही सो लूं। मैं गाड़ी में बैठा था। अच्छा, अचानक से शोर की आवाज़ सुनकर मैं बाहर निकला और इस सिमत आया। अरे सर, मेरे होते हुए आप गाड़ी में रहेंगे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे। अब मैं इतनी भी बदतमीज़ नहीं हुई हूँ। आप चले मेरे साथ मेरे घर पर। अरे नहीं अनाया, मैं मैनेज कर लूंगा का, बहराम ने शालीनता से कहा। सर इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, बस मैंने कह दिया आप मेरे साथ जा रहे तो जा रहे हैं। अनाया ने मुस्कुराकर नरमी से कहा, जिस पर बहराम ने कंधे उचकाते ओके कहा और अनाया के साथ ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। जुनून इश्क एपिसोड 65 पार्ट 2 रेटर। जैनब राजपूत गाड़ी में बैठो, उसे बाजू से दबोचते अपनी सिमत खींचते आलिहान ने उसे सर्द आवाज में हुक्म दिया, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम जा सकते हो यहाँ से। सर झुकाए वो गुस्से से उसका हाथ झटकने लगी, मगर आलिहान उसका वही हाथ पकड़ते उसे गाड़ी तक लाया। तमाशा मत क्रिएट करो इनायत, मुझे भी बहुत से काम है। उसका लहजा बेजारियत समेटे हुए था। इनायत ने सर्द सांस फिजा के सुपुर्द की और जीप में बैठी। आलिहान सर झटक कर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए अब वापसी की तरफ चलाई। माँ आलिहान की जेब में पड़ा फोन रिंग हुआ। उसने सेल फोन निकालते इनायत की जानिब बढ़ाया। आंखें रगड़ते उसने स्क्रीन को देखा जहां मामा कॉलिंग बुलिंग हो रहा था। अस्सलामु अलैकुम मामा, लहजे को खुशगवार बनाते हुए सलाम किया, जिस पर आलिहान ने माथे पर बाल डाले सर नफी में हिलाया। अलैकुम अस्सलाम इनायत, कहाँ रह गए हो आप? बेटा ऐसी कौन सी दोस्त बन गई है आपकी यहाँ, आप मुझे एड्रेस बताओ, मैं और आलियान भाई आपको लेने आते हैं, अन्ना ने मुतफक्किर लहजे में कहा, जिस पर इनायत की आंखें पूरी की पूरी फैली। नहीं मामा, मैं बस आ रही हूँ, रास्ते में ही हूँ, आप परेशान नहीं हूँ? खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरते उसने समझाने वाले अंदाज में कहा। अकेले आ रहे हो आप? अन्ना ने चौंक कर सवाल करते हरमीन को देखा, जो सोने की तैयारी में थी। नहीं हुआ, वो ड्राइवर छोड़ने आ रहा है। एक चोर निगाह आलिहान शाह पर डाले उसने थूक निगलते कहा, ओके आप मामू के घर आ जाओ, मैं यही हूँ। मामू के घर? मगर वहाँ क्यों? इनायत ने हैरत से सवाल किया, मगर आलिहान शाह उसे बगौर सुन रहा था।
मगर उसके तासुरात से जान पाना इंतहाई नामुमकिन था कि आया वो उसे सुन रहा था या नहीं। आप आ जाओ, मैं सब कुछ बताती हूँ आपको। ओके, मैं आती हूँ, इनायत ने फौरन से कहा और साथ ही कॉल काट दी। सारा रास्ता खामोशी से कटा था। न तो आलिहान ने उसे बुलाया था, न ही इनायत उसके मुंह लगना चाहती थी। मुझे कोई जरूरी काम है, जब तक मैं वो निपटा कर वापस ना आऊं, तुम इस बच्चे की बाबत किसी से कुछ नहीं कहोगी। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाली। मुझे पहले ही पापा को बता देना चाहिए था सब कुछ। अब मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगी की। इनायत का लहजा बिल्कुल बेलचक था। आलिहा ने सर्द सांस फिजा के सुपुर्द करते उसकी गर्दन के गिर्द हाथ हमाइल करते उसे अगले ही लम्हे अपने करीब किया। इनायत चौंकी, खौफ से आंखें फैलाए उसे देखा, जिसका चेहरा उसके बेइंतहा करीब था। उसकी सुलगती सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते ही वो उसे खुद से दूर करने के लिए मचलने लगी। मैंने कोई अहदो पैमान नहीं बांधे तुमसे डार्लिंग, जो यूं नखरे दिखा रही हो। बताना चाहती हो तो मेरी बला से सारी दुनिया को बता दो। मैं डरता तो अपने बाप से भी नहीं, दुनिया से क्या डरूंगा गा। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया, मेरे बच्चे को तुम्हारी या तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली की वजह से कोई नुकसान पहुंचा, तो पहले तो मैं तुम्हें छोड़ दिया था। अब की बार तुम्हारी सांसें तुम पर तंग न की तो मेरा नाम भी आलिहान शाह नहीं। उसके होंठ इनायत के गाल से मस हो रहे थे। उसका बेलचक सपाट लहजा इनायत को तलमला कर रख गया। दिल में फिर से उसकी नफरत भरी थी। उसके सिवा तुम्हें आता ही क्या है। सुन लो, अब मैं नहीं डरती तुमसे। इज्जत तो तुम पहले ही रौंद चुके हो। अब मेरे पास कुछ भी नहीं खोने को। तो यह डरावा तो मुझे आइंदा देना ही मत। उसके सीने पर हाथ फैलाए वो उसे खुद से दूर करती सर्द आवाज में फुंकारी, जिस पर आलिहान शाह के चेहरे पर पुरअसरारियत भरी मुस्कुराहट उभरी। जाओ यहाँ से। वो अगले ही लम्हे उसका हाथ छोड़े नफरत से बोला। एहसास कमतरी का एहसास इनायत का चेहरा सुर्ख कर गया। मर जाओ तुम, वो गुस्से से गुर्रा कर कहती हुई गाड़ी से निकली और तेज तेज कदम उठाते गेट की सिमत बढ़ी। आलिहान शाह सपाट निगाहों से उसकी पुश्त को देखता रहा, यहाँ तक कि वो अपने गेट से अंदर जा चुकी थी। सिगरेट निकालते उसने लबों में दबाया और जीप दोबारा से स्टार्ट करते वो वापसी के लिए निकला। कैफ थोड़ी ही देर में उसकी आंख खुल चुकी थी। नींद तो उसकी पहले से ही कच्ची थी। अभी वो जैसे ही उठी, अपने आप को उस बड़े से रूम में अकेला पाते वो खौफ ज़दा सी डेविल को पुकारने लगी। कोहनियों के बल वो सहारे से उठी और बेड क्राउन से टेक लगाई। नीली झील सी गहरी आंखें एक ही लम्हे में नम हुई थी। वो उसे अकेला छोड़ कर जा चुका था। उसके मना करने के बावजूद भी वो सिसकी अपने आंसू को हाथ से रगड़ा जब रूम का दरवाजा खुला और केत अंदर दाखिल हुई। जहाजी साइज उस बड़े से बेड पर हुरन शाह को यूं इस्तेहकाक से बैठा देखकर एक चुभन सी थी जो उसके दिल में हुई। वो बिलाशुबह बहुत हसीन थी, मगर इतनी भी नहीं कि केत उसे कोई अलग मखलूक तस्वुर करने लगती। रो क्यों रही हो, वो ढूंढला कर बोली तो हुरन ने सहम कर भीगी निगाहों से उसे देखा। आप कौन? हुरन खौफ ज़दा सी आवाज में बोली, मैं डेविल की गर्लफ्रेंड हूँ। अपने सीने पर हाथ बांधे केत कुछ सोच कर मुस्कुरा कर बोली, ये सोचे बिना कि उसकी कहीं बातें मुकाबिल बैठी लड़की पर कितना बुरा असर करेंगी। आप गर्लफ्रेंड? हैरत व बेयकीनी से नीली समंदर से गहरी आंखें फैलाए वो सवालिया निगाहों से उस लड़की को देखकर पूछने लगी। हाँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। वैसे तो वो लड़कियां बदलता रहता है, आए रोज कई लड़कियां उसकी जिंदगी में आई और कई गई, मगर मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता, उतरा कर कहती। वो बालों को एक स्टाइल से झटक गई। पुरन के होंठ लर्जे, तो इसका मतलब वो उससे झूठ बोल रहा था, उसे जानबूझकर बेवकूफ बना रहा था। अच्छा ये बताओ, कुछ खाओगी? डेविल को आने में देर हो जाएगी। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रख दूं क्योंकि तुम अपाहिज जो हो। कंधे उचकाते वो तंजिया बोली। तो हुरन के लिए अपने आंसुओं को रोकना मुश्किल हो गया। वो वहीं बैठी हिचकियों से रोने लगी। उसे यूं रोता देख करके एक ही लम्हे में घबरा गई। अगर डेविल को इल्म हो जाता तो वो उसे जान से मार देता, मगर अगर उसे इल्म ना हो तो इस लंगड़ी अपाहिज की जगह वो खुद ले सकती थी। दिल में कई शैतानी सोचें उमड़ी, जिसने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। वो तसव्वुर में खुद को डेविल की बाहों में सोचकर गहरी सांस भरने लगी। ये सब हो जाता तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती। आंखें नीचे की वो गहरे सांस भरते दिल के मुकाम पर हाथ रख गई। सुनो लड़की, डेविल को इल्म हुआ कि मैंने तुम्हें सच बता दिया है तो वो तुम्हें जान से मार भी सकता है, क्योंकि जो लड़की उसकी बात नहीं मानती वो उसे जान से मार देता है। उसके करीब झुकी, उसे मजीद खौफ ज़दा करने लगी। नन्ना नहीं कैफ, मम्मा मुझे नहीं मारता। मासूमियत भरी निगाहों से उसने केत को देखकर शायद खुद को दिलासा दिया था। हाँ, मगर वो डेविल है, उसके लिए किसी को भी मारना मच्छर मारने से भी ज्यादा आसान है। केत ने कंधे उचकाए कहा और मेज पर पड़ी परफ्यूम की बोतल उठाई। उसके दिल में एक अनचाही उमंग सर उठा रही थी। वो यहाँ अपने बॉस की जासूस बन कर आई थी, मगर यहाँ आते ही उसका मिशन यहाँ की मल्लिका बनना था। मिरर में अपने आप को देखकर उसने परफ्यूम की बोतल खुद पर उंडेली और गहरी सांस इस खुशबू में भरी। यही तो वो खुशबू थी जो डेविल लगाकर उसके पास से गुजर कर गया था। उसका निडर अंदाज देख हुरन शाह तो क्या कोई भी मान सकता था कि वो वाकई डेविल की मंजूर नजर है। सुने, मुझे कॉल करनी है,
आपके फ़ोन से हुरन के सवाल पर केत ने आईने में अपने पीछे उभरते उसके अक्स को देखा। अगर मैं उसे सेल फ़ोन दे दूं और ये अपने घर वालों से कहे कि मुझे ले जाओ, फिर डेविल टूट जाएगा और उसे मैं बहुत प्यार से संभालूंगी। उसके जहन में कई सोचें गर्दिश कर रही थी। उसने मोबाइल फ़ोन निकालते हुरन को थमाया। जल्दी करो, डेविल को इल्म हुआ तो वो तुम्हें पनिश भी करेगा। सीने पर हाथ बांधे वो उसके सामने खड़ी होते बोली थी। हुरन ने सर असबात में हिलाते फौरन से अपनी माँ का नंबर डायल किया। अस्सलाम अलैकुम। अना हरमीन की नींद टूटने के डर से फौरी तौर पर कॉल पिक करते बोली, हेलो फूफू। मामा मैं हुरन। अना की आवाज़ पहचान कर हुरन जल्दी से गोया हुई। उसकी आवाज़ सुनते ही अना फौरन से बिस्तर से उठी। हुरी मेरी जान, कैसी हो आप? ठीक तो हो ना आप? फूफू मैं ठीक हूँ, प्लीज़। मिसेस शाह ठीक है हुर। मेरे होते हुए उसे कुछ भी नहीं हो सकता। अभी हम ज़रा मसरूफ़ हैं, फिर बात होगी, ओके। सर्द लहजे में कहते हुए उसने कॉल काट दी। उसकी बुरी गजबनाक निगाहें हुरैन शाह पर थीं, जिसके यूं अचानक आ जाने पर वो खौफ से सांस रोक गई। वहीं उसके पीछे खड़ी केत का सांस बुरी तरह से रुका। वो जानती थी कि डेविल उसकी सज़ा बहुत भयानक देगा। डर डेविल वो जाओ यहाँ से। वो भारी कदमों समेत आगे बढ़ा और हुरैन शाह की बिखरी जुल्फों को संवारते हुए वो सर्द लहजे में गुर्राया। केत फौरन से वहां से भागी। हुरैन खौफ से सांस रोके उसे देख रही थी, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। वह मम मैं मामा से बात, खाना खाया तुमने? उसके गाल को अपने भारी हाथ से सहलाते वो नरम लहजे में इस्तिफसार करने लगा। हुरैन ने खौफ के ज़ेर असर सर नफ़ी में हिलाया। कम हाथ फैलाए उसे करीब आने का कहा। थोड़ी देर पहले केत की बताई बातें हुरैन के दिलो दिमाग में गर्दिश कर रही थी। उसने थूक निकलते अपनी बाहें वाकीं, जिस पर डेविल ने नरमी से झुकते से बाहों में भरा और यूं ही उसे उठाए वॉशरूम तक ले गया। वॉश बेसिन का नल खोले उसने हाथ गीला करते हुरैन के चेहरे पर मौजूद मिटे मिटे आंसुओं के निशानत को अच्छे तरीके से साफ किया। उसके हाथ अच्छे से पानी से धोए और फिर नल बंद करते उसे यूं ही बाहों में भरते वो सोफे तक गया। वो बाहर आए तो सोफे के सामने मौजूद टेबल पर अनवाओ अकसाम के खाने मौजूद थे, जिन्हें देखकर हुरैन का दिल जोरों से धड़का। उसे यूं ही बाहों में भरे वो सोफे पर बैठा। रुमाल निकालते उसका चेहरा नरमी से थपक कर साफ किया, जो काफी गुमसुम सी बैठी थी। क्या खाओगी? वो सर्द लहजे में पूछने लगा तो उसके अंदाज में सख्ती थी, जो हुरैन शाह को खौफजदा करने को काफी थी। मुझे भूख नहीं। खुश्क लबों पर जबान फेरते वो धीमी आवाज में मुनमुनाई, जिस पर सर्द सांस फिजा के सुपुर्द करते डेविल ने राइस का बाउल नजदीक किया और चम्मच भरते उसके सामने की। पूरा आंखें झपकते उस चम्मच को देखने लगी और फिर बिना कुछ कहे चम्मच मुंह में ली। उसके खाने के बाद डेविल ने चम्मच भरते खुद खाई। वो जल्दी लौट आया था क्योंकि उसका ध्यान हुर में अटका रहा था। वो उसे रोता हुआ छोड़ आया था, इसलिए अपना काम जल्दी से समेटते वो जल्द अज जल्द उसके पास पहुंचा था। क्या हुआ? ज्यादा तीखी है? उसकी नाक बहती देखकर डेविल प्लेट में चम्मच वापस रखी और रुमाल निकाल दे उसकी छोटी सी नाक साफ करते इस्तिफसार किया। हुरैन का चेहरा लम्हों में सुर्ख पड़ा था। वो क्यों करता था ये सब? एक अपाहिज लड़की से उसे क्या गर्ज थी? बस मैंने खा लिया। नम लहजे में वो गले में अटकते आंसुओं के फंदे समेत बमुश्किल से बोली। डेविल ने बाउल उठाए पीछे किया और आइसक्रीम का बाउल उठाया। हुर की आंखें मैंगो फ्लेवर देखकर चमकी, मगर वो अनजान बनी बैठी रही। हुर, टेस्ट इट, तुम्हें अच्छा लगेगा। डेविल ने बाउल हाथ में पकड़ते उसके सामने किया, जिस पर हुरैन ने झपट कर उसके हाथ से बाउल थामा। चम्मच भरते ही उसकी हसीन नीली आंखें इश्तियाक से चमकी। ढेरों रंग इन समंदर से गहरी कांच सी आंखों में सिमटे थे, जिन्हें देखकर डेविल का रोम रोम पुरसकून हुआ। कुछ ही मिनटों में वो सारा बाउल खत्म कर चुकी थी। मेरे लिए नहीं छोड़ी, सोफे की पुश्त से टेक लगाए डेविल उसे नर्म निगाहों के हिसार में रखते हुए गोया हुआ। सॉरी वो मैंने खा दी। शर्म से खजल होते वो आंखों में आंसू समेटे बोली, इट्स ओके डार्लिंग। वो मुस्कुराया और उसके हाथ से बाउल थामे मेज पर रखा और फिर नरमी से उसकी गर्दन के गिर्द हाथ लपेटते उसका चेहरा अपने करीब करते उसकी थोड़ी लगी। आइसक्रीम को होठों से साफ करता वो उसकी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट सी दौड़ा गया। हुरैन ने झट से उसके कॉलर को मुट्ठियों में जकड़ते आंखें बंद कर दी। ये ज्यादा टेस्टी थी। उसके गाल पर लब रखते वो गंभीर लहजे में बोला, जिस पर वो सुर्ख चेहरा झुकाए उंगलियां चटकाने लगी।